क्या आपने कभी इतना बड़ा सपना देखा है जिसे पूरा करना बिल्कुल इम्पॉसिबल हो। ये कहानी एक ऐसे ही बन देती है। एक छोटा सा लड़का जिसने बचपन में यहाँ पर बहुत ही बड़ा सपना देखा था। उसका सपना था कि दुनिया के टॉप बास्केटबॉल प्लेयर में शामिल होने का, लेकिन जो किस्मत थी उसका साथ बिल्कुल भी नहीं देती। और कुछ सालों बाद हम उसे देखते हैं वो एक छोटी सी कैंडी स्टोर में कैशियर का काम करने लगता है और साथ ही साथ स्कूल भी जाने लगता है। फिर भी उसने अपने जो सपने थे उसे कभी भी नहीं छोड़ा। हर रात वो अकेले ही प्रैक्टिस करने के लिए चला जाता था और उसे ना ही किसी की मदद की जरूरत थी और ना ही किसी खेलने के लिए किसी प्लेयर की जरूरत पड़ती थी। ऐसे ही एक दिन एक बास्केटबॉल स्काउट उसे रैंडमली दिख जाता है, जो हमारे लड़के को यहाँ पर खेलते हुए देख लेता है और उसके सीक्रेट कंपटीशन में जाने के लिए इनवाइट भी करता है। ये कंपटीशन उसे डिसाइड करेगा कि वो यहाँ पर अपने सपने के करीब पहुंच पाएगा और दुनिया के टॉप बास्केटबॉल प्लेयर बन पाएगा, या फिर वो यहाँ पर हमेशा के लिए एक एवरेज इंसान बनकर रह जाएगा। लेकिन जो कंपटीशन है उसका सामना यहाँ पर होने वाला है कंट्री के सबसे ज्यादा बेस्ट और टैलेंटेड प्लेयर से, जो जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। और क्या हमारा जो एमसी है वो दुनिया का टॉप प्लेयर बन पाएगा? तो चलिए कहानी को स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है समर 2024 में, जब बेस्ट स्कोर ओवर टाइम एलाइट ट्रायोट चल रहा था। ट्रायोस के फॉर्मेट सिंपल होता है कि एक रीप और आल्म गेम होता है जिसमें 9-10 प्लेयर ही एक बॉल के लिए लड़ रहे होते हैं। वीआईपी सेक्शन में भी हम कुछ लोग को दिखाते हैं जो इन्वेस्टर और वीआईपी लोग के साथ बैठे हुए थे, जो नए टैलेंटेड को एनालाइज कर रहे थे। हम देखते हैं तभी गेम शुरू हो जाता है और जो सभी प्लेयर थे एग्रेसिवली बॉल के पीछे भागना चालू हो जाते हैं। एक प्लेयर जिसका नाम एली था वो अपनी लाइटनिंग स्पीड के साथ बॉल को ले लेता है और पूरे गोल करने के लिए बहुत ही ज्यादा तेजी से दौड़ने लगता है। लेकिन एक नया प्लेयर तभी उसके सामने आ जाता है जो अचानक धमाके से उसे बहुत ज्यादा डरा देता है। नया प्लेयर था जो पहले से ही रेडी लग रहा था। अली से बॉल को छीन लेता है और लिटरली लाइटनिंग स्पार्क के साथ वो पूरे कोर्ट यार्ड में घूमने लगता है और उसका मुकाबला करने के लिए कोई भी बंदा नहीं था कि जो इसका सामना करे। ये नया प्लेयर यहाँ पर गेम प्ले इतना यूनिक और पावरफुल होता है कि सभी लोग काफी ज्यादा शॉक्ड रह जाते हैं। जो स्काउट ग्रे होता है वीआईपी सेक्शन में इन्वेस्टर को समझाने लगता है कि ये जो क्योटिक ट्रावर्ट का फॉर्मेट है प्लेयर को रो टैलेंट और अनप्रेडिक्टेबिलिटी के टेस्ट करने के लिए बनाया गया है। जो प्लेयर को अपने यहाँ पर जो डिफिकल्टी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट है उसे प्रूव करने के लिए बनाया गया है। वहीं ओवर टाइम एलाइट एकेडमी के लिए यहाँ पर सिलेक्ट होने वाले हैं। जिसके बाद हम सीन शिफ्ट हो जाता है कहीं और पर हम एक छोटे लड़के ओमारी को देखते हैं जो हमारे मेन कैरेक्टर का नाम है। पर वो एक पुराने से टीपी को बास्केटबॉल मैच को देख रहा था और बचपन में उसने सपना देखा था कि उसकी जो डेडिकेशन थी सपने के लिए वो साफ साफ दिखाई दे रही थी और वो उस फुटबॉल बास्केटबॉल मैच को देखकर काफी ज्यादा खुश भी लग रहा था। लेकिन हमें बताते हैं कि अब वो एक कैंडी स्टोर में कैशियर का काम करता है और वहीं पर वो अपने सपने को बार बार मन में सोचता रहता है कि क्या वो अपने सपने को पूरा भी कर पाएगा और क्या मुझे इस तरीके के सपने देखना गलत माना जाता है। लेकिन अंदर ही अंदर उसे काफी ज्यादा होप भी नजर आती है कि वो जो भी कर रहा है वो सही ही कर रहा है, जो उसे यहाँ पर आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करता रहता है। तभी हम देखते हैं कि एक लड़का वहाँ पर आ जाता है जो कैंडी को यहाँ पर चुराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ओमारी अपने क्विक रिफ्लेक्स से और उसे यूज करते ही हम देखते हैं उस लड़के को रोक लेता है। लड़के के यहाँ पर सिर के ऊपर देखते हैं हम हमारा जो एमसी ओमारी था उसे एक जोरदार घूंसा मारता है जिसके कारण उसके सिर पर बम्प आ जाता है और जो छोटा लड़का था वो काफी ज्यादा डर जाता है। वो डर के कारण माफी मांगने लगता है। स्टोर ओनर जिसका नाम जोनाथन था वो भी सभी चीजों को देख रहा था। ओमारी का शुक्रिया भी करता है और साथ ही में उसे उसके काम के लिए आज छुट्टी भी दे देता है और साथ ही उसके जो पेमेंट होती है अभी इस महीने की वो भी उसे चुका देता है और कहता है कि आज तुमने काफी ज्यादा अच्छा काम किया। ओमारी भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। छुट्टी से खुश होने के बाद वो यहाँ पर घर जाने लगता है। रास्ते में वो बहुत सारे लोगों को बास्केटबॉल कोर्ट के पास रुकता है जहाँ पर वो बच्चों को खेलते हुए देखता है, जिससे उसे अपने सपने के बारे में फिर से सोचने लगता है। लेकिन घर पहुंचने में उसकी एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है और वो निराश भी हो जाता है जब उसकी आंटी उसे यहाँ पर डिनर बनाने को और उसकी छोटी बहन कूजी की होमवर्क करने में मदद करने के लिए कहती है। उसका सपना यहाँ पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था, जो उसके सपने को आगे बढ़ने से रोकने के लिए यहाँ पर उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो सामने आते जा रही थी। तभी हम उस रात देखते हैं जब सब लोग सो रहे होते हैं। ओमारी अपने पेचेक को यहाँ पर अपने आंटी के लिए टेबल पर रखकर छोड़ देता है, जो खुद को एक हॉस्पिटल पेपर के सारे काम करते हुए थक चुकी थी और वो सो चुकी थी। फिर वो अपने यहाँ पर सपने के पीछे भागने के लिए तैयार हो जाता है। वो अपनी विंडो से बास्केटबॉल लेकर कोर्ट की तरफ यहाँ पर निकल जाता है। वहीं पास में हम देखते हैं एक बास्केटबॉल स्काउट जो कि ओवर टाइम एलाइट ट्रायोट्स के लिए यहाँ पर टैलेंट ढूंढने का काम कर रहा था। ओमारी को देख लेता है और उसकी स्काउट उसे देखकर इनिशियली सोच लेता है कि ओमारी इतने लेट नाइट आखिरकार प्रैक्टिस क्यों कर रहा है और वो बास्केटबॉल को अकेले कैसे खेल सकता है। लेकिन ध्यान से देखने पर उसे समझ आ जाता है कि ओमारी एक इमेजिनरी अपोनेंट के साथ खेल रहा है। तो जो स्काउट था वो ओमारी के डेडिकेशन और इमेजिनेशन को स्काउट को काफी ज्यादा इम्प्रेस कर देती है। ओमानी अपने इमेजिनरी अपोनेंट का अगेंस्ट फोकस होता है और वह अपनी पूरी स्पीड और स्किल्स का यहाँ पर अच्छे से इस्तेमाल कर रहा था। स्काउट अपने हैंगओवर को यहाँ पर तुरंत ही भूल जाता है और उसने देखा कि यहाँ पर जो ओमारी था उसके पास काफी ज्यादा अच्छी स्किल्स थी, जिससे वो शॉक्ड रह जाता है और सोचने लगता है कि ये लड़का कुछ अलग है, इसमें बहुत ही ज्यादा स्पेशल है। यही वक्त होता है कि जब ओमारी का यहाँ पर सफर ऑर्डिनरी लड़के से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बास्केटबॉल प्लेयर का शुरू होने वाला था। अभी हम
स्किल्स को देखने के बाद उसे लगने लगता है कि यही वो बंदा है जिसकी मुझे तलाश थी, यही वो वाइल्ड कार्ड एंट्री हो सकती है जिसे वो पहले से ढूंढ रहा था। और हम देखते हैं तभी जो उमारी था एक जबरदस्त डंक कर लेता है और लैंड कर जाता है, लेकिन अचानक से उसे आवाज सुनाई देती है। कोर्ट के बाहर वो देखने लगता है लेकिन सिर्फ उसे पत्ते उड़ते हुए दिखाई देते हैं। वहां पर स्काउट मौजूद नहीं था और आगे हमें बताते हैं जो उमारी की दिनचर्या थी वो उसी तरीके से चलती जाती है जैसे उसे अपनी बहन को पढ़ाना पड़ता है, आंटी की मदद करनी पड़ती है और अपने काम को करना पड़ता है, और रात में वो खेलने के लिए आ जाता है। लेकिन हम देखते हैं उमारी जो था वो काफी ज्यादा बोर लग रहा था। जॉब पर यहाँ पर छोटे बच्चों के जो शोर था उससे काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। स्कूल में सोते हुए उसे यहाँ पर अपने डेस्क को गीला कर देता है और घर में अपनी यहाँ पर बहन जैसी को होमवर्क कराने में मदद भी करता है। रात को फिर से वो अपने यहाँ पर रूम से बाहर निकलकर कोर्टयार्ड में इमेजिनरी अपोनेंट के साथ मैच खेलने के लिए यहाँ पर निकल पड़ता है। ये अपोनेंट उसके अगेंस्ट में और भी ज्यादा एग्रेसिव होते जाता है, जो जैसे ही रात को उमारी को देखने में काफी ज्यादा अच्छा लगता है। जो उसका अपोनेंट होता है उसे देखकर तो ऐसा लगता है जो सच में जो हमारा एमसी है उसे हराने की पूरी कोशिश कर रहा हो। जिसके बाद हम देखते हैं पास ही में जो स्काउट था वो छुप छुप कर देख रहा होता है। उमारी अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज करने के बारे में सोचता है और दूर से ही शॉट लेने की कोशिश करता है, लेकिन बॉल होप में यहाँ पर लगकर वापस गिर जाती है, जिससे उमारी थोड़ा सा हैरान हो जाता है। तभी हम देखते हैं अचानक से यहाँ पर एक अनजान आदमी बॉल को पकड़ लेता है और वो और कोई नहीं बल्कि ग्रे होता है। ग्रे उससे कहने लगता है मैं एक यहाँ पर तुझे यहाँ पर देख रहा हूँ। फिर वो उसे यहाँ पर चैलेंज कर देता है एक बनी बन मैच करने के लिए। लेकिन बात तब इंटरेस्टिंग बन जाती है जब ग्रे यहाँ पर अपने ब्रीफकेस में से $10,000 को निकाल लेता है और बताते हुए कहने लगता है अगर तुम मुझे यहाँ पर अगस्त में स्कोर कर लेते हो तो ये पैसा सारा तेरा हो जाने वाला है। उमारी के लिए एक बहुत ही ज्यादा गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है, क्योंकि हर एक ऑर्डिनरी बंदे के लिए पैसा बहुत ही ज्यादा मायने रखता है और ये उसकी लाइफ की सारी प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए काफी ज्यादा मदद करने वाली थी। वो दो यहाँ पर खुशी खुशी चैलेंज को एक्सेप्ट भी कर लेता है। गेम शुरू होता है और हम देखते हैं कि जो उमारी था वो बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है कि वो इस मैच को जीत ही जाएगा, लेकिन जैसे ही वो यहाँ पर डंक करने के लिए कोशिश करता है ग्रे अचानक से उसके पीछे आ जाता है और बॉल को ब्लॉक कर लेता है। उमारी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और जो ग्रे था हंसते हुए उसकी स्किल्स की तारीफें करने लगता है। लेकिन हम देखते हैं उमारी सोचने लगता है कि वो अभी भी काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है इस बंदे को हराने के लिए। जैसे ही वो दोनों यहाँ पर ग्राउंड पर लैंड करते हैं उमारी सोचता है कि ये कैसा इंसान है और आखिर के कितने ज्यादा अच्छे तरीके से ब्लॉक कैसे कर सकता है। जो उमारी होता है वो ग्रे को बॉल को बाउंस करते हुए और कोर्ट के दूसरे एंड तक जाते हुए देखता है और सोचने लगता है कि उसकी इतनी ज्यादा फास्ट स्पीड कैसे हो सकती है, वो एक बॉल को लेकर इतने ज्यादा फास्ट तरीके से कैसे मूव कर सकता है और मेरे बॉल को भी ब्लॉक कर सकता है। जिसके बाद वो अपने आप से कहने लगता है उसे लगता था कि वो उससे आगे निकल चुका है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। तो जो ग्रे है उसके बॉल को कैसे ब्लॉक कर सकता है। उमारी सोचता है कि ये बंदा यहाँ पर कौन है और इतनी फास्ट स्पीड से कैसे मूव कर सकता है, इसके पहले कि वो कुछ समझ पा रहा होता। ग्रे तभी गोल के पास पहुंच जाता है और बॉल को हुप के अंदर डाल भी देता है और उसके अंदर से इतना ज्यादा फोर्स निकलता है कि पूरे में हवा ही हवा यहाँ पर दिखाने देने लगती है। ओमारी फ्रस्ट्रेशन में बॉल को हुप के अंदर से जाते हुए देख रहा था। जब ग्राउंड पे यहाँ पर लैंड करती है तो ग्रे ओमारी से कहने लगता है कि तुम्हारा पहला जो ड्राइव था वो इतना ज्यादा बुरा भी नहीं था, तुम्हारा जो स्पिन मूव ने मुझे पहले तो काफी ज्यादा दूर रखा था, जो मुझे काफी ज्यादा टफ ऑप्शन लग रहा था, लेकिन वहाँ पर मेरे पास दो ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन की यह था कि मैं रिकवर करके यहाँ पर तुम्हारे और बास्केट में बीच में आ जाता, जो इतना अच्छा ऑप्शन मुझे नहीं लग रहा था। सेकंड ऑप्शन ये था कि मैं तुम्हारी ओपनिंग को एक्सप्लॉइट करते हुए जब तुम मेरे पास से गुजरो मैं तुमसे बॉल ही को यहाँ पर छीन लेने वाला हूँ। ग्रे यहाँ पर हंसते हुए कहने लगता है कि ये काफी ज्यादा ऑब्वियस है कि मैं इनमें से कौन सा ऑप्शन चूज करने वाला था। जिसके बाद वो बॉल को वापस उमारी की तरफ फेंक देता है और पर्पस करते हुए बताने लगता है कि जो मनी है वो इस बार डबल करने वाला है। वो कहता है कि अब मैं तुम्हें यहाँ पर मेरे अगेंस्ट में खेलने वाले हो और तुम्हें पता है कि मैं किस तरीके से खेलता हूँ, अगर तुम मुझे यहाँ पर स्कोर कर लेते हो तो मैं तुम्हें यहाँ पर पूरे $20,000 को देने वाला हूँ। ओमारी यहाँ पर सडनली एंग्री हो जाता है कि ग्रे ऐसा यहाँ पर केयरलेस होकर एक ह्यूज अमाउंट को एक शॉट पे कैसे बेकार कर सकता है। वो पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या मुझसे मजाक करने की कोशिश कर रहे हो। तो ग्रे जो था वो सिर्फ स्माइल करता है और कहता है कि यहाँ पर तुम्हारा कॉन्फिडेंस कहाँ गया, जो तुम्हें पहले यहाँ पर बता रहे थे, जो तुमने कहा था कि ये बनी तो काफी ज्यादा इजी होने वाली है। ओमार जो अब भी काफी ज्यादा गुस्से में था सिचुएशन को वेट करते हुए कहने लगता है, वो रियलाइज करता है कि यहाँ पर जब तुम इस बंदे के अगेंस्ट में खेलते हो तब उसके यहाँ पर ऑब्वियस ओपनिंग की ट्रिक होती है जो तुम उसे आसानी से पकड़ सकते हो। ओमारी समझता है कि वो ये बंदा यहाँ पर इतना ज्यादा अनकन्वेंशनल प्लेयर है और उसे हराने के लिए उसे एक यूनिक प्ले लगाना होगा। ग्रे उसे यहाँ पर देखता है और ओमारी से कहने लगता है कि तुम सच में काफी ज्यादा एक ऑड किड हो। ओमारी अपने यहाँ पर ऑप्शन को सोचता है और पैसे के बारे में भी सोच रहा था कि अगर वो सिर्फ एक गोल को स्कोर कर लेता है तो उसकी आंटी को कैसे अपने काम से ब्रेक मिल जाने वाला है। ग्रे उसकी तरफ देखता है और यहाँ पर समझता है कि ओमारी एक बड़ी डिसीजन लेने की कोशिश कर रहा है। फाइनली ओमारी थोड़ी सी स्माइल देता है और अपने आप को कहता है ये तो और भी ज्यादा एक्साइटिंग होते जा रहा है। जब ग्रे टायर्ड हो ओमारी के डिसीजन का वेट कर रहा था वो कहने लगता है कि तुमने काफी ज्यादा समय लगा लिया है,
अब हमें मैच को स्टार्ट कर देना चाहिए। ओमारी कहने लगता है तुमने सही कहा, और वो तुरंत ही काफी ज्यादा स्पीड के साथ ग्रे की तरफ बढ़ने लगता है। जब ग्रे देखता है कि ओमारी उसकी तरफ यहाँ पर तेजी से आ रहा है, वो सोचता है कि उसे यहाँ पर कैसे स्टॉप करना चाहिए। जो ग्रे था वो अपने ऑप्शन के बारे में सोचने लगता है, ये तो उसके यहाँ पर बास्केट लेने के ब्लैक करने के लिए या उससे पहले पास हो जाने दे, और उसके फिर ब्लॉक गोल को यहाँ पर ब्लॉक करने के बारे में सोच रहा होता है। और जब ओमारी ग्रे के करीब पहुंचने लगता है, ग्रे डिसाइड करता है कि यहाँ पर सेम ब्लॉक करना काफी ज्यादा प्रोडक्टेबल हो जाने वाला है, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो सीधे उसके सामने खड़ा रहने का डिसाइड कर लेता है। जो ओमारी उसे यहाँ पर देखता है और कहने लगता है ग्रे तो बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रहा है, और वो इस बारे में काफी ज्यादा हाई अलर्ट हो जाता है। और ओमारी सोचने लगता है कि अगर मैं सीधे जाता हूँ तो जो ग्रे है उसे यहाँ पर कट कर देगा, और अगर वो राइट में जाता है तो भी वो ग्रे के ब्लॉक में फंस सकता है। लास्ट ऑप्शन उसके पास ड्रिबल करने का बचता है, लेकिन उस ऑप्शन में भी उसकी स्पीड को स्लो करनी पड़ेगी, और जिस कारण से ग्रे उसकी बॉल को ब्लॉक करने का चांस मिल जाएगा। अभी ओमारी सोचता है कि अगर उसे यहाँ पर ग्रे जैसे प्लेयर को हराना है तो उसे कुछ अनएक्सपेक्टेड करना पड़ेगा, जो ग्रे जैसे एक रैंडम किड से एक्सेप्ट करने वाला बिल्कुल भी नहीं है। एक ऐसा किड जो सेल्फ ट्रेंड हुआ है, उसे कभी भी स्ट्रॉन्ग अपोनेंट के साथ फाइट करने में बिल्कुल भी मौका नहीं मिला है, ना ही उसने किसी प्रोफेशनल बंदे के साथ खेला है। ओमारी डिसाइड कर लेता है कि ये उसका मूवमेंट होने वाला है कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर दिखाने के लिए। और हम देखते हैं जो ओमारी था वो बाहर से तो बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहा था, लेकिन अंदर से हम जानते हैं कि वो यहाँ पर यही सोच रहा था कि उसे प्रो लीग तक पहुंचने के बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है, और उसके दिमाग में बहुत सारी चीजें भी चल रही थी, और वो खुद को यहाँ पर प्रो लीग में खेलते हुए इमेजिन भी कर रहा था। उसके सामने एक होप होता है जो ओमारी को यहाँ पर एक प्रो बनाने में मदद कर सकती है। वो सोचने लगता है कि अगर सामने वाला उसे कमजोर समझता है तो वो उसके लिए काफी ज्यादा अच्छा हो सकता है, और उसे उसका फायदा उठाना चाहिए। जिसके बाद ओमारी बॉल को बाउंस करते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगता है, और काफी ज्यादा डिटरमाइन था कि वो स्कोर कर ही लेगा। वो अच्छा था कि अगर, और सोचता है कि अगर यहाँ पर सामने वाला उसे अंडर एस्टिमेट करेगा तो उसके लिए फायदा होगा। उसकी जो आंखें में एक अलग ही जोश दिखाई दे रहा था। जैसे कि वो ग्रे के सामने यहाँ पर पहुंचता है, उसे लगने लगता है कि ग्रे हर पाथ को ब्लॉक कर रहा है। तभी ओमारी एक अनएक्सपेक्टेड मूव यहाँ पर करता है जो बॉल को ग्रे के पैरों के बीच में से शूट कर देता है। बॉल ग्रे के पैरों के बीच में से गुजरती है और उसके पीछे जाकर यहाँ पर गिरती है, जिसे देखकर जो ग्रे था वो काफी ज्यादा हैरान रह जाता है, क्योंकि उसे इस मूव के बारे में बिल्कुल भी उम्मीद नहीं लग रही थी। ओमारी तेजी से बॉल को उठा लेता है और एक स्माइल के साथ ही आगे बढ़ने लगता है। उस वक्त उसे लगता है कि यहाँ पर जो पैसा है उसका अल्टीमेट मोटिवेशन नहीं था, उसे वो एनर्जी और एक्साइटमेंट मिल रही थी जो उसे एक बहुत ही बेहतरीन बास्केटबॉल गेम खेलने के लिए यहाँ पर मजा देती है। ओमारी बॉल लेकर हुप की तरफ तेजी से बढ़ने लगता है, जबकि ग्रे उसके पीछे पीछे भाग रहा होता है। वो सोचता है कि यहाँ पर उसने इतने समय में एक ऐसे अपोनेंट के साथ खेलने में मिस कर दिया था जो उसके जितना ही स्ट्रॉन्ग था। ओमारी जंप करते हुए और बॉल को हुप कर डंक कर देता है और काफी ज्यादा खुश लग रहा था। वो जोर से चिल्लाता है कि वो इस मौके को काफी ज्यादा यहाँ पर एंजॉय कर रहा है। जो इंटेंस एनर्जी और जो थ्रिल है उसे काफी ज्यादा अच्छी लग रही है। ग्रे सिर्फ यहाँ पर खड़ा होकर उसकी मूव को यहाँ पर काफी ज्यादा सरप्राइज तरीके में देखे जा रहा था, और वह ये समझने की कोशिश कर रहा था कि ओमारी ने उसे यहाँ पर दरअसल असली में बीट कर दिया है। बॉल नीचे गिर जाती है और ओमारी उसे उठाता है। ग्रे उसके गेम प्ले की काफी ज्यादा तारीफ करता है और उससे पूछता है कि यहाँ पर ये काफी ज्यादा रिस्की मूव था और तुमने इसे यहाँ पर कैसे कर लिया। ओमारी की जो बॉल था उसकी तरफ देखते हुए यहाँ पर कहने लगता है कि उसने यहाँ पर इस मूव के लिए कई सिनेरियो को इमेजिन कर लिया था, और हर एक में जो ग्रे था उसे हराने वाला था। उसे डिसाइड करना था कि यहाँ पर उसे जीतने के लिए एक ऐसे तरीके की जरूरत थी जो मेरे लिए साथ ही में अपोनेंट के लिए भी काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड होने वाला है। इस चीज को सुनने के बाद जो ग्रे था उसके आंसर से काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है, पर उसके फेस पे एक स्माइल दिख रही थी। फिर वो यहाँ पर पैसों की बात करता है और ओमारी को जो ब्रीफ केस्ट है वो देता है और कहता है ब्रीफ केस्ट के अंदर यहाँ पर $20,000 मौजूद हैं। हम देखते हैं जो ओमारी था वो ब्रीफ के पेज के पास में जाता है और यहाँ पर काफी ज्यादा उसे एक्साइटेडली तरीके से देख रहा था और सोच रहा था कि यहाँ पर ऐसे लोग इतने ज्यादा पैसों को कैरी करके रखते हैं। लेकिन जैसे ही ओमारी उस ब्रीफ केस्ट को लेने के लिए जाता है, जो ग्रे था उसे यहाँ पर बताता है और साथ ही में एक ऑफर देने लगता है। ग्रे उससे कहता है कि या तो यहाँ पर तुम ओमारी जो $20,000 है उसे ले सकते हो, या फिर एक टिकट को ले सकते हो जो तुम्हें ओवर टाइम एलाइट ट्रैवलर के लिए एंट्री टिकट दे सकती है। ग्रे एक सिल्वर टिकट को निकालता है जो काफी ज्यादा यहाँ पर चमक रही होती है। ओमारी काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और पूछता है कि ओवर टाइम एलाइट आखिरकार ये क्या है। ग्रे एक्सप्लेन करता है कि अगर उसे यहाँ पर टैलेंट होगा तो वो ये टिकट यहाँ पर उसे प्रो लीग के अंदर ले जा सकती है। ओमारी के दिमाग में यहाँ पर प्रो लीग की बातें आने के बाद काफी ज्यादा वो एक्साइटमेंट हो जाता है। ग्रे उसे यहाँ पर पूछता है कि या फिर तुम्हें $20,000 चाहिए या फिर तुम्हें अपने सपने को पूरा करना है। ओमारी एक मोमेंट के लिए सोचने लगता है कि $20,000 को जीतने का उसकी जिंदगी में सबसे बड़ा यहाँ पर मोमेंट होने वाला है, और साथ ही में अब मेरे साथ ये सारी चीजें हो रही हैं। उसे ग्रे के बारे में यहाँ पर क्यूरियोसिटी होने लगती है, आखिरकार कौन इतने ज्यादा पैसों को कैरी करके रखता है और प्रो लीग की यहाँ पर बातें कैसे कर सकता है। लेकिन फिर यहाँ पर जो ग्रे था उस बीच में इंटरप्ट करते हुए ओमारी से कहने लगता है कि ये जो टिकट है वो डायरेक्टली प्रो लीग का यहाँ पर रास्ता बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि एक अपॉर्चुनिटी है। वो कहता है कि ये ओमारी के यहाँ पर ऊपर की है कि वो इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाने वाला है। साथ ही में जो ग्रे था वो अपने बारे में और भी ज्यादा बताता है कि वो एक स्काउट है जो यहाँ पर दुनिया के बेस्ट टैलेंट को ढूंढने के बारे में सोचता है और उन्हें यहाँ पर ग्रूम करता है। ओमारी को कुछ समझ नहीं आता और वो उससे पूछने लगता है क्या वो एक कॉलेज
कॉलेज टीम का स्काउट है। ग्रे हंसते हुए उससे कहने लगता है कि वो कॉलेज का स्काउट नहीं बल्कि ओवर टाइम एलाइट के लिए काम करता है। ग्रे उसे बताता है कि हर साल यहाँ पर प्रोफेशनल बास्केटबॉल में यहाँ पर बिलियंस ऑफ डॉलर का फ्लो होता है। प्लेयर्स, एडवर्टाइजर्स, लाइव इवेंट और इन्वेस्टर्स की वजह से। वो ओमारी से पूछता है कि उसके यहाँ पर जो फेवरेट बास्केटबॉल लेजेंड ऐसे बने, क्या तुम्हें इस बारे में पता है? और वो साथ ही में ओमारी की जो इमेजिनेशन थी उन्हें और भी ज्यादा इग्नाइट करने की कोशिश करते जा रहा था। ग्रे ओमारी को बताता है कि ओवर टाइम एलाइट एक यहाँ पर सीक्रेट सोसाइटी है जो दुनिया के सबसे अमीर और पावरफुल बास्केटबॉल एंथुजियास्टिक का एक ग्रुप है। ये लोग यहाँ पर एक प्राइवेट लीग को चलाते हैं जिसमें यहाँ पर दुनिया के बेस्ट अपकमिंग टैलेंट्स को शोकेस किया जाता है। ग्रे मानता है कि ओमारी तो उसे लगेगा ये सब चीजें एक यहाँ पर पागलपन है, लेकिन वो कहता है कि ये सब यहाँ पर सच में है, ये पूरी हकीकत है। ये एक सीक्रेट बास्केटबॉल वर्ल्ड है जो सिर्फ प्रोफेशनल लीग के लिए नए टैलेंट लोगों को यहाँ पर रिक्रूट करता है। साथ ही में ग्रे एक्सप्लेन करता है कि ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर पावरफुल बास्केटबॉल एग्जीक्यूटिव राइजिंग टैलेंट में यहाँ पर अर्ली इन्वेस्टमेंट करते हैं जिससे यहाँ पर वो फ्यूचर में यहाँ पर स्टार बन सके और उनके पैसे यहाँ पर कमा सकें। ये एक ऐसा एथलीट के लिए है जो अपने पाथ को बनाना चाहता है, जो अपने पोटेंशियल को प्रोफेशनल बास्केटबॉल गेटकीपर के सामने यहाँ पर साइन करना चाहता है। ग्रे बताता है कि ओवर टाइम एलाइट के पास यहाँ पर बिलियंस ऑफ डॉलर का फ्लो है जिसकी वजह से उन्हें ओवर टाइम एलाइट एकेडमी बनाई है। एक ही यहाँ पर हाईटेक बास्केटबॉल इंस्टीट्यूशन है जो प्रोस्पेक्टिव को फ्यूचर स्टार बनाने के लिए यहाँ पर ट्रेन किया जाता है। एकेडमी में बास्केटबॉल उनके जीवन का हर एक एक्सपेक्ट बन सकती है। स्टूडेंट बास्केटबॉल खाते हैं, सांस लेते हैं और जीते भी हैं। एकेडमी के अंदर सभी जो उनके अंदर होती हैं वो सभी बास्केटबॉल से लेकर होती हैं। ट्रेनिंग, गैजेट्स, क्लासेस और ड्रोम्स फैसिलिटीज परफॉर्मेंस के बेसिस पर मिलती हैं। जितनी ज्यादा तुम्हारी परफॉर्मेंस होती है, जितनी ज्यादा तुम टॉप परफॉर्मेंस एकेडमी के प्रोफेशनल लीग तक पहुंचने में लगाओगे, और जो बॉटम परफॉर्मेंस होते हैं उन्हें यहाँ पर मंथली बेसिस पर एकेडमी से निकाल दिया जाता है। ग्रे ओमारी से पूछता है कि क्या तुम्हें यहाँ पर जो टिकट है उसके लिए इंटरेस्ट है। ओमारी जो था वो ब्लश करने लगता है क्योंकि एक ऐसा स्कूल जो यहाँ पर सोचना जो टैलेंट को डायरेक्टली प्रोफेशनल लीग तक पहुंचाता है उसके लिए काफी ज्यादा ओवरवेलमिंग लग रहा था। लेकिन वो सोचता है कि अगर ये सब चीजें सच होने वाली हैं तो क्या होगा। उसे सभी चीजों को सोचने के बाद उसे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। तो वो पूछता है ग्रे आखिरकार उसे कैसे कन्विंस करने वाला है कि ये सारी चीजें सच हैं। ग्रे हंसते हुए कहने लगता है मैं भी इन सारी चीजों को मानता हूँ कि ये सारी चीजें काफी ज्यादा क्रेजी लगती हैं, लेकिन पर वो ओमारी को कहता है कि अगर वो इसके अंदर जाने के लिए नहीं मान रहा है तो वो पैसे लेकर जा सकता है। ओमारी अब एक यहाँ पर टफ चॉइस में पड़ चुका था। उसके दिमाग में $20,000 लेकर एकेडमी के अपॉर्चुनिटी को खो देने का है या फिर एकेडमी में जाकर $20,000 को खो देने का है। उनके बीच में चल रहा था। आगे जो ओमारी था वो ग्रे से एकेडमी के कैचेस के बारे में पूछने लगता है। ग्रे स्माइल करते हुए कहता है कि एकेडमी के एक जो परफॉर्मेंस प्लेटफॉर्म है जो प्रोस्पेक्टिव को प्रो लीग के लिए रेडी करती है। जो टिकट है सिर्फ वो ट्रावर आउट है जो एक्सेस करने के लिए, मतलब कि स्कूल के अंदर एडमिशन लेने के लिए, जो एकेडमी में एडमिशन का फर्स्ट स्टेप होती है जो इसी ट्राउड आउट से फाइंड होने वाला है। ग्रे बताता है कि जो ओवर टाइम एलाइट के स्काउट्स पूरी दुनिया में यहाँ पर मौजूद होते हैं। जो सीक्रेट ट्राउड आउट्स होती है उसे जो उनके कंसिस्टेंट होते हैं एलिमिनेशन गेम के थ्रू यहाँ पर सिलेक्ट किया जाता है। हर ट्राई आउट्स में 9 एथलीट्स को सिलेक्ट किया जाता है जो कि एकेडमी में यहाँ पर अंदर जाते हैं। बाकी कंसिस्टेंट्स को के लिए जो प्रोफेशनल बास्केटबॉल के दरवाजे हैं वो हमेशा के लिए बंद कर दिए जाते हैं। ये सुनकर ओमारी काफी ज्यादा नर्वस हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि ये कंपटीशन बहुत ही ज्यादा टफ होने वाला है। ग्रे उसके यहाँ पर रिमाइंड करा देता है कि अगर वो खुद पर बिलीव नहीं करता है तो उसे पैसों को ले लेना चाहिए और उसे इतना ज्यादा सोचने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वो अपने फ्यूचर में अपने आप को बिलीव करता है और इस दुनिया में टॉप प्लेयर बनना चाहता है तो उसे टिकट को ले लेना चाहिए और ये उसके लिए काफी ज्यादा ऑब्वियस चॉइस हो जानी चाहिए। जो ग्रे के फाइनल वर्ड होते हैं वो ओमारी के दिमाग में यहाँ पर इको की तरह काम कर रहे थे। वो गूंजते ही जा रहे थे। ये क्वेश्चन टिकट के बारे में बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि क्या तुम खुद के ऊपर भरोसा करते हो। फाइनली जो ओमारी था हमें सीन कट कर दिखाया जाता है कि वो यहाँ पर रात को अपनी खिड़की से रास्ते से घर के अंदर लौट आता है और आंटी को जगाए बिना अपने कमरे में जाने लगता है। उसके हाथ में हम उस ब्रीफकेस को देख पा रहे थे जिसने काफी ज्यादा टाइटली तरीके से उसे पकड़ रखा था, जिससे उसकी जिंदगी को उस ब्रीफकेस के ऊपर डिपेंड कर रखी हो। लगता है कि ओमारी ने जो प्रैक्टिकल डिसीजन है वो चूज कर लिया है, जैसे कि पैसे ले लेने का। उसे क्योंकि जो एकेडमी थी उसके ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। अभी सीन शिफ्ट हो जाता है और हम ग्रे को एक बोर्ड मीटिंग में बाकी स्काउट के साथ डिस्कस करते हुए दिखाया जाता है। एक स्काउट उससे पूछने लगता है क्या उसने अपने कोटे को जो टारगेट उसे पूरा करने के लिए मिला था उसने पूरा कर लिया है क्या, जितने पोटेंशियल कैंडिडेट उसे ट्राई आउट्स के लिए चाहिए थे। अभी जो ग्रे था वो एक छोटी सी स्माइल देता है और कहने लगता है कि जो टैलेंट ढूंढने का काम है वो काफी ज्यादा मुश्किल तो है, लेकिन उसे कुछ पोटेंशियल कैंडिडेट मिल चुके हैं। एक आदमी जो था वो ग्रे की स्माइल को देखते हुए कहने लगता है ये जो तुम्हारे एक्सप्रेशन है वो काफी ज्यादा रेयर है, क्या इसका मतलब वही चीज है जो मैं सोच रहा हूँ। अभी आदमी पूछता है क्या
ग्रे को इसलिए स्माइल कर रहा है इस तरीके से कि उसे एक परफेक्ट जो वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट है वो मिल चुका है। ग्रे कंफर्म करता है कि वो इसके लिए काफी ज्यादा प्राउड है और कहता है कि ये वाइल्ड कार्ड एंट्री जो है वो ओवर टाइम अलाउड ट्राइएट को चाहिए थी और इसकी उसे काफी ज्यादा जरूरत है। ग्रे कहता है कि वो कंसिस्टेंट टिकट को कैश करेगा या नहीं वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। मीनवाइल हम ओमारी को घर के अंदर ब्रीफकेस को खोलते हुए देखते हैं। उसके अंदर हमें जो है चमकती हुई सिल्वर टिकट दिखाई देती है, जिससे हमें उसके डिसीजन को कंफर्मेशन मिल जाती है। उसने पैसों को नहीं बल्कि अपने सपनों को चूज किया था। ग्रे बाकी स्काउट्स को कहता है कि जो ओमारी है उसने $20,000 का ऑफर को जो है उस टिकट को लेने के लिए रिजेक्ट कर दिया था। ये सुनने के बाद तो जो एक लेडी थी वो पागल ही हो जाती है और काफी ज्यादा शॉकली कहने लगती है, क्या तुम सच कह रहे हो और क्या तुमने एक हाई स्कूलर को $20,000 का ऑफर दिया था? तुम क्या पागल हो चुके हो? एक और यहाँ पर जो स्काउट था वो काफी ज्यादा ब्लैंकली कहता है कि ऐसे क्रेजी जो एक्शन है उसका मतलब यही नहीं कि जो रिजल्ट है वो भी काफी ज्यादा तुम्हें क्रेजी मिलने वाला है। लेकिन ग्रे अपने जो ग्लासेस है उन्हें एडजस्ट करते हुए कंफर्म करते हुए कहता है काफी ज्यादा कॉन्फिडेंटली कि वो इस बार एक परफेक्ट कैंडिडेट देने वाला है। बाकी लोग उसे यहाँ पर याद दिलाते हैं कि उसके पीछे यहाँ पर जो पहले लायक है कैंडिडेट है वो फाइनल राउंड तक कभी भी नहीं पहुंच पाए। तो ग्रे उनसे कहता है कि तुम जरा रुको, यहाँ पर तुम्हें देख लेना चाहिए। ऐसे ही एक हफ्ता बीत जाता है। ओमारी एक एड्रेस पर पहुंचता है जो हम देखते हैं एक डेड एंड पर जाकर खत्म हो जाता है। वो काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और सोचने लगता है कि क्या जो एड्रेस है वो गलत हो सकता है। वो और भी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड में चला जाता है और टिकट को देखता है और सोचता है कि शायद यहाँ पर वो कुछ गलत देख रहा है और किसी चीज को मिस कर रहा है। तभी एक कंप्यूटराइज जो सिस्टम है उसकी टिकट को स्कैन कर लेता है और अनाउंस करता है कि जो ओवर टाइम फ्लाइट ट्रायल पार्टिसिपेंट नंबर 3 जो होता है वो कंफर्म हो जाता है। एक ब्रिक बॉल जो होती है वो मैजिकली यहाँ पर खुलती है जैसे हैरी पॉटर का कोई सीन चल रहा हो, जिसके बाद हमें एक जो सीक्रेट डोल है वो रिवील होते हुए दिखाया जाता है। सिस्टम ओमारी को वेलकम करता है और कहता है कि वेलकम टू द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ बास्केटबॉल। जिसके बाद जो ओमारी था वो सोचने लगता है कि अब वो इस जिंदगी को बिल्कुल भी नहीं जीने वाला जो उसे पसंद नहीं किया करता था। सिस्टम उसे बॉन्ड करते हुए ओवर टाइम एलाइट्स के बारे में कुछ बताने लगता है और किसी को ना बताने पर उसे याद रखने के लिए कहता है। अगर वो बताता है कि अगर तुम इसे किसी को बता देते हो तो तुम्हें लाइफ टाइम के लिए बास्केटबॉल से यहाँ पर बैन कर दिया जाएगा। लेकिन जो ओमारी था उस वार्निंग को इग्नोर कर देता है और अपने सपने और अपनी फैमिली के डिटर्मिनेशन के साथ अंदर जाने लगता है। एकेडमी के अंदर हमें दिखाते हैं जो ओमारी था वो बहुत ही ज्यादा फ्यूचरिस्टिक रूम में पहुंच जाता है जहाँ पर वो खुद एक यहाँ से कह रहा होता है कि ये सारी चीजें तो मुझे एक सपने जैसे लग रही हैं। उसके दिमाग में यहाँ पर अपनी आंटी का ख्याल आ रहा होता है जो शायद उसे काट देंगी अगर उसे पता चला कि उसने $20,000 को रिजेक्ट कर दिया है। वो सोचता है कि अगर उसकी आंटी को पता चल जाता है तो वो स्कूल और काम को छोड़कर ये सारी चीजें कर रहा है तो उसका तो यहाँ पर हाल ही खराब कर देने वाली है। लेकिन ओमारी अपने डर को यहाँ पर इनसाइड रखकर अंदर चला जाता है। वो डिसाइड करता है कि ये वो अपॉर्चुनिटी है जो उसका सपने को पूरा कर सकती है। उसे याद आता है कि जब वो बचपन में बास्केटबॉल खेलते हुए उसकी आंटी मतलब की आंटी जो होती है उसे चेयर किया करती थी। उसका जो सपना होता है अब वो रियलिटी बनने वाला था। ओमारी बोल्ड स्टेप्स लेता है और फाइनल पैसेज की तरफ जाने लगता है जो काफी ज्यादा फ्यूचरिस्टिक रूम में पहुंच जाता है। वहां पर वो देखता है कि सभी तरफ जो बहुत सारे लड़के होते हैं वो बास्केटबॉल को खेल रहे होते हैं। लेकिन तभी उसके ध्यान यहाँ पर मैन इन ब्लैक पर चला जाता है जो एक लड़की को मतलब कि लड़के को खींच कर ले जा रहा होता है। तो लड़का था वो उसे रो रो कर एक और चांस देने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा होता है। लेकिन मैन इन ब्लैक उसकी कोई भी बातों को बिल्कुल भी नहीं सुनता। अभी जो एक मैन इन ब्लैक था वो ओमारी को देखता है और कहता है कि पार्टिसिपेंट नंबर 300 तुम यहाँ पर लेट हो चुके हो। वो ओमारी से कहता है कि अगर वो एक स्पॉट को ले ले और जो ओवर टाइम अलाउड्स के गॉगल्स हैं उन्हें पहन ले। ओमारी काफी ज्यादा कंफ्यूज लग रहा था कि गॉगल से उसका क्या मतलब है, लेकिन मैन इन ब्लैक उसे बताता है कि ये आगे के यहाँ पर खुद ही समझ जाओगे, एक बार इसे पहन तो लो। ओमारी अभी तक की जो पूरी सिचुएशन थी उसे एक स्ट्रेंज मिलिट्री एक्सपीरियंस की तरह यहाँ पर महसूस कर रहा था। आगे जो ओमारी होता है वो सोचने लगता है कि आखिरकार ये इतनी सारी चीजें जो हाईटेक चीजें हैं वो बास्केटबॉल के लिए क्यों हो रही हैं। जैसे ही वो टाइमर के पास चला जाता है उसका ध्यान एक अपने बाजू वाले लड़के के पास चला जाता है जो उसके पास ही जंप कर रहा होता है। वो लड़का काफी ज्यादा एक्सपर्ट तरीके से जंप कर रहा होता है और अपनी थ्रोइंग स्टैंड ले लेता है। ओमारी उसके फोकस और डेडिकेशन को देखने के बाद काफी ज्यादा इंप्रेस भी हो जाता है। उसकी नजर उस लड़के के गॉगल पर पड़ जाती है जो बिल्कुल उसके गॉगल्स की तरह यहाँ पर दिखाई दे रहे थे। ओमारी जो गॉगल्स थे उन्हें उठा लेता है और सोचता है कि जैसे इसे पहनना इतना ज्यादा मुश्किल भी नहीं होगा। जैसे ही वो गॉगल्स को पहन लेता है उसका पूरा एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है और हमें बताते हैं जो गॉगल्स होते हैं वो एक रियलिटी अलर्टिंग डिवाइस होते हैं, उसकी तरह ही काम करते हैं। अब उसे यहाँ पर बहुत सारी इमेजिनरी बॉल्स दिखाई दे रही थी जो बाकी सभी लोग फेंक रहे थे और होप्स भी दिखाई दे रहे थे। उनके ऊपर स्कोर्स भी लिखे हुए होते हैं। कोई एक लड़का जो था वो परफेक्ट 100% स्कोर पर था जबकि एक लड़का यहाँ पर सिर्फ 23% पर था। अभी एक छोटा वर्चुअल कैरेक्टर जो कि बास्केटबॉल की तरह दिख रहा था वो सामने आ जाता है और उसे ओमारी को देखने के बाद कहता है वेलकम नंबर 300। ओमारी उस अजीब से क्रिएचर को देखकर
काफी ज्यादा घबरा जाता है और पूछता है कि ये क्या है। अब क्रिएचर यहाँ पर नाराज हो जाता है और कहता है कि तुम काफी ज्यादा रूड हो। फिर वो अपने इंट्रोडक्शन देता है और बताता है कि मैं एक डिजिटल रोबोट इंटेलिजेंट बास्केटबॉल, और उसका लंबा चौड़ा नाम बताता है जो कि शॉर्ट में ड्रिबल होता है। ड्रिबल एक्सप्लेन करता है कि ये वो ओवर टाइम एलाइट की तरफ से उसका गाइड बनने वाला है और ट्राईआउट्स के हर एक डिफरेंट स्टेज को समझाने के लिए वही उसका साथ देने वाला है, इसीलिए उसे असाइन किया गया है। ड्रिबल बताता है कि पहले यहाँ पर टेस्ट जो शूटिंग कर रेंज का है वो होने वाला है, जिसमें ओमारी को बास्केटबॉल शूट करने के लिए बोला जाएगा और उसका टारगेट होता है कि वो अपने शॉट्स को कम से कम 60% एक्यूरेसी पर करने वाला है। तभी वर्चुअल बॉल्स ओमारी के पास आ जाती है जो कि अचानक से अपीयर हो जाती है। ड्रिबल बताता है कि एक यहाँ पर जो ब्लू बास्केट है वो सिर्फ 3 सेकंड के लिए फ्लैश कराई जाएगी। ओमारी को वो यहाँ पर शॉट करने के लिए उतना ही टाइम मिलने वाला है। ड्रिबल यहाँ पर बूस्ट करते हुए बताता है कि ओवर टाइम एलाइट्स ने यहाँ पर बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट किए हैं इतने सारे जो अरेंजमेंट है, रियलिटी सिस्टम है, उन सभी को अरेंज करने के लिए जो दुनिया में सबसे ज्यादा बेस्ट है। ओमारी टेंशन में आ जाता है और यहाँ पर कैलकुलेट करने की कोशिश करता है। अगर टेस्ट 10 मिनट का है और हर टारगेट 3 सेकंड के लिए आने वाला है तो उसे लगभग यहाँ पर 200 शॉट्स लेने होंगे, वो भी 60% एक्यूरेसी का मतलब यह है कि उसे 120 शॉट्स जो है उनमें से सही करने होंगे। वो ड्रिबल से पूछने लगता है कि अगर वो फेल हो जाता है तो उसका क्या होने वाला है। ड्रिबल कैजुअली उससे कहता है कि अगर वो फेल हो जाता है तो उसका नाम यहाँ पर ब्लैकलिस्ट हो जाएगा, वो कभी भी यहाँ पर इस जैसे एक्सपीरियंस के बारे में फिर से नहीं सोच पाएगा और ना ही यहाँ पर आ पाएगा और दुनिया के यहाँ पर जो रिक्वायर्ड्स होते हैं उसे लूजर समझने लगेंगे। मतलब कि जो उसका बास्केटबॉल का करियर है वो कभी भी यहाँ पर इससे आगे नहीं बढ़ पाएगा। और साथ ही में वो उसे क्लियरली बताता है, जो ड्रिबल था वो क्लियरली कहता है कि अगर हार का मतलब यहाँ पर तुम समझो तो उसे जो प्रो बास्केटबॉल का ड्रीम है उसे यहाँ पर एंड करना होगा। ओमारी ये सब सुनने के बाद यहाँ पर शिवर से जाता है और सोचता है कि उसने $20,000 को रिजेक्ट कर लिया था, लेकिन फिर वो डिसाइड करता है कि यहाँ पर आ ही चुका है तो उसे पीछे हटने का कोई भी फायदा नहीं है। वो बॉल को उठा लेता है और अपनी फर्स्ट थ्रो करने के लिए रेडी हो जाता है। जैसे ही ओमारी पहला शॉट लेता है एकदम से लाइटनिंग इफेक्ट उसे दिखाई देने के लिए मिलता है। वो अपने गेम पर यहाँ पर फुल्ली फोकस्ड हो जाता है, बिल्कुल उस लड़के की तरह जो 100% स्कोर पर था। ऐसे ही 10 मिनट बीत जाते हैं और उस सीजन को कंप्लीट करने के बाद हम ओमारी रियलाइज करता है कि वो यहाँ पर उसके पास टाइम कम बचा हुआ है और उसकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से जो टाइम है वो बहुत ही ज्यादा जल्दी बीत रहा है। उसका जो फाइनल स्कोर होता है वो 72% होता है, जो उसका मतलब होता है कि उसने काफी ज्यादा शॉट्स को मिस कर दिया है। लेकिन वो एंगल यहाँ पर मतलब कि जो अगले राउंड है उसके लिए क्वालिफाई कर जाता है। टाइमर जब 8 मिनट पर था तब वो अपने नेक्स्ट शॉट के लिए रेडी हो जाता है और एकदम से बहुत ही ज्यादा डिटरमाइन भी था। ओमारी सोचने लगता है कि यहाँ पर इस बार वो जो है सही तरीके से फेंकेगा, लेकिन उसका जो स्टेट्स होता है वो 79 पर गिर जाता है और वो सोचने लगता है कि वाइल्ड कार्ड होने का क्या फायदा। वो सोचता है कि यहाँ पर उसे याद बिल्कुल भी नहीं है कि लास्ट टाइम इस तरीके की जो एक्सरसाइज ड्रिल्स होती हैं वो उसने कब की थी। फिर वो अपने यहाँ पर अगले जो एंगल था उसे करेक्ट करने की कोशिश करता है और उसके जो स्टेट्स थे वो 22 से 60% तक चले जाते हैं। उसे लगता है कि वो इतना जितना चाहे उतने शॉट कर सकता है, लेकिन ये एक्सपीरियंस उसे काफी ज्यादा मजेदार लगने लगता है। वो बॉल को लेकर बार बार यहाँ पर रीच करता है और एक अलग सी दुनिया में यहाँ पर खो जाने वाला था। ओमारी सोचता है कि उसे यहाँ पर डर लगना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ना जाने क्यों उसे यहाँ पर डर बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। उसके जो स्टेट्स थे वो 62% पर पहुंच जाते हैं। वो सोचता है कि ये सबसे ज्यादा मजेदार चीज होने वाली है, उसे इसमें काफी ज्यादा मजा आने लगा था। वो कहता है बहुत टाइम के बाद उसे चीजों में मजा आ रहा है। पहले उसने यहाँ पर $20,000 को रिस्क लेकर यहाँ पर पूरे बास्केटबॉल करियर को दाव पर लगा दिया है। उसकी सोच यहाँ पर एकदम से गैम्बलर की तरह यहाँ पर लगती जा रही थी, जिसमें हाई रिस्क का सिचुएशन काफी ज्यादा थ्रिल एंजॉय करने वाला होता है। वो बिल्कुल पागलों की तरह स्माइल करने लगता है और अपने शॉट को लेना यहाँ पर जारी रखता है। 10 मिनट बीत जाते हैं। जब सीजन खत्म हो जाता है ओमारी रियलाइज करता है कि वो यहाँ पर पास हो चुका है। उसकी परफॉर्मेंस का जो रिजल्ट था वो हमें स्क्रीन पर दिखाया जाता है। उसने 200 शॉट्स को मारे थे, उसमें से 181 जो लिए थे उसने सही लिए थे। अभी हम ड्रिबल को देखते हैं जो भी उसकी परफॉर्मेंस के लिए काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उसे बताता है कि तुम पास हो चुके हो। अगर ऐसा नहीं होता तो उसे एलिमिनेट करना पड़ता। ओमारी सोचता है कि अगर वो बस बेयरली पास कर पाया है और एक यहाँ पर गलती हो जाती तो उसके यहाँ पर सारे के सारी चीजों पर पानी फिर जाने वाला था और उसकी एक गलती को लेकर उसे मैन इन ब्लैक के सामने जाना पड़ता है। सिस्टम बताता है आगे सिस्टम बताता है कि 300 पार्टिसिपेंट में से 92 हैं जो एलिमिनेट हो चुके हैं। ड्रिबल बताता है कि यहाँ पर ये तो सिर्फ शुरुआत थी और ये एक वार्म अप ही था। ओमारी शॉक्ड हो जाता है और कहता है क्या ये एक वार्म अप था, और हमें बताते हैं जो अगला टेस्ट था वो एंड्योरेंस टेस्ट होने वाला है, जिसमें सभी पार्टिसिपेंट को पूरे 1 घंटे तक अपनी ड्रिबलिंग पोजीशन को मेंटेन करनी होगी। हम ओमारी को देखते हैं जो काफी ज्यादा डरमाइन था इसे पास करने के लिए, लेकिन हम देखते हैं एक और बंदा जो पार्टिसिपेंट था वो 3 मिनट बचे होने के पहले ही काफी ज्यादा एग्जॉस्शन के कारण गिर जाता है और एलिमिनेट हो जाता है। लेकिन जो ओमारी था वो उस टेस्ट को भी पास कर लेता है, जिसके बाद जो तीसरा टेस्ट है वो ऑप्टिकल कोर्स में होने वाला है, जिसमें पार्टिसिपेंट को 5 बार ड्रिबलिंग करते हुए सर्वाइव करना था। लेकिन जो ग्राउंड था वो इस तरीके से बनाया गया था, या तो ड्रिबल करते समय तुम बॉल को गिरा दोगे या फिर तुम खुद ही गिर जाओगे। लेकिन ओमारी इस टेस्ट को भी पार कर लेता है, जिसके बाद एक स्ट्रेंथ टेस्ट होने वाला था जिसके अंदर तुम्हें 100 सिटअप और पुशअप्स लगानी थी। हम देखते हैं एक और पार्टिसिपेंट को जो मेडिटेशन पर ज्यादा ही ध्यान दे रहा था, जिस वजह से वो कोलैप्स हो जाता है और ओमारी यहाँ पर काफी थक चुका था। हम देखते हैं लेकिन वो इस टेस्ट को भी कम्प्लीटली पार कर लेता है। जब वो बाहर आता है वो लिटरली उसकी जो बॉडी होती है हम देखते हैं वो काफी ज्यादा
कर रही थी और वो कन्फेस करता है कि वो काफी ज्यादा एग्जॉस्टेड भी हो चुका है। ट्रेवल एक्साइटेडली अनाउंस करने लगता है कि ये फाइनली जो फाइनल प्रीलिमिनरी टेस्ट बचा हुआ है वो रियल ट्रावर्ड से पहले होने वाला है। लेकिन ओमारी इस चीज को सुनने के बाद काफी ज्यादा शॉक था। वो कहता है अभी तक तो जो ट्रावर्ड्स है वो तो चालू भी नहीं हुआ, लेकिन इससे पहले हमें यहाँ पर इतनी सारी चीजें करनी पड़ी और बहुत सारे लोग भी एलिमिनेट हो चुके हैं। ट्रेवल बताता है कि ये टेस्ट जो है डाटा के बेसिस पर उन्हें उनके लिए एक स्पेशल सरप्राइज डिजाइन किया गया है। सरप्राइज एक होलोग्राफिक अपोनेंट है जो एग्जैक्टली ओमारी की करंट प्लेइंग स्टाइल्स और स्किल्स के बेसिस पर डिजाइन किया गया है। ओमारी होलोग्राम को देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। एक क्लोन सब चाहते हैं लेकिन एक ऐसा जो तुम्हारे सामने आकर तुमसे फाइट कर सकता हो। होलोग्राम भी ओमारी की तरह ही रिएक्ट कर रहा था। आगे ट्रेवल एक्सप्लेन करता है कि ये तो बस बनोन बन मैच होने वाला है जिसमें बेस्ट ऑफ 3 फॉर्मेट रखा गया है। सवाल ये है कि क्या ओमारी अपने करंट को हरा पाएगा कि नहीं हरा पाएगा। आगे जो ओमारी था होलोग्राम के सामने अपने हाथ को फोल्ड करते हुए स्माइल कर रहा था, लेकिन सीट शिफ्ट हो जाता है। इसी बीच हमें ओमारी के वर्क प्लेस पर उसकी आंटी को जो शॉप कर रही थी उन्हें दिखाया जाता है, जो कुछ खरीदने के लिए आई थी। वो स्टान जो कि यहाँ पर कैशियर बना हुआ था उससे पूछती है कि आखिरकार ओमारी कहाँ है, ड्यूटी पर था क्या, वो कहीं गया हुआ है। लेकिन जो शैतान था वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और गुस्से में आंटी से कहने लगता है कि उसको तुम मेरे नाम सामने नाम ही मत लो। उसने मुझे फोन करके बताया था कि वो आज काफी ज्यादा सिक है, इसका इसी तरीके से मुझे उसकी जो शिफ्ट है कवर करनी पड़ रही है। लेकिन इस बात को सुनने के बाद जो आंटी थी वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और गुस्से में बाहर भी आ जाती है। वो सोचती है कि आखिरकार जो ओमारी है वो कहाँ जा सकता है और उसने आखिरकार झूठ क्यों बोला था। आगे हम ओवर टाइम एलाइट ट्रावर्ड में ओमारी ने अपनी जो 3 ग्राउंड होलोग्राम के साथ जो मैच था उसे स्टार्ट कर दिया था। गेम इंटेंस है और होलोग्राम ओमारी की कोई भी यहाँ पर ब्रीथिंग स्पेस नहीं छोड़ रहा है और जो ट्रेवल था वो भी काफी ज्यादा टेंशन में लग रहा था। ओमारी रियलाइज करता है कि जो ओवर टाइम एलाइट है उन्होंने अपनी जो टेक्नोलॉजी सिस्टम है उसमें काफी ज्यादा पैसा और टाइम लगाया है, क्योंकि होलोग्राम बिल्कुल उसी की तरीके से खेल पा रहा था। सबसे बुरा यह था कि जो होलोग्राम इंसान नहीं है, ना ही उसे स्टेमिना की कोई जरूरत पड़ती है, इसी कारण से वो थक नहीं सकता। लेकिन ज्यादा टाइम लगाने के कारण हमारा ओमारी थक सकता था और इसी वजह से जो ओमारी था वो समझ जाता है अगर उसके जो स्टेमिना का मामला हुआ तो वो जरूर से हार जाएगा, क्योंकि होलोग्राम टेक्निकली उससे काफी ज्यादा बेटर वर्जन है। लीडर बोर्ड पर स्कोर दिखाई दे रहा था। ओमारी के पास 1 पॉइंट है और होलोग्राम के पास भी 1 पॉइंट होता है। गेम जीतने के लिए किसी एक को 3 पॉइंट पहले करने होंगे, लेकिन अभी तक ओमारी की सिचुएशन हमें कुछ खास नहीं लग रही थी। गेम यहाँ पर काफी ज्यादा इंटेंस होते ही जा रहा था। गेम के दौरान यहाँ पर ओमारी सोचने लगता है कि बॉल होलोग्राम के पास से यहाँ पर क्यों नहीं ले पा रहा है, और सोचने के बीच ही होलोग्राम अचानक से यहाँ पर उसके हाथ से बॉल को छीन लेता है। ओमारी शॉक्ड हो जाता है और रियलाइज करता है कि वो काफी बड़ी मुसीबत में आ चुका है, क्योंकि होलोग्राम सीधे रूप में होप की तरफ बढ़ने लगता है जो कि गोल करने ही वाला था। होलोग्राम उसकी तरफ से यहाँ पर एक स्माइल भी छोड़ता है। ओमारी रियलाइज करता है जैसे ओमारी भी किसी अपोनेंट को यहाँ पर बॉल छीनने के बाद उसी तरीके की स्माइल करता है। ओमारी सोचने लगता है ये तो मुझे तरीके से चढ़ा रहा है। ओमारी हैरान हो जाता है कि जो होलोग्राम है उसने उसके हाथ से बॉल कैसे छीन लगी, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। होलोग्राम यहाँ पर बॉल को लेकर हुप की तरफ काफी तेजी से बढ़ते जा रहा था। जब होलोग्राम लीप करता है स्कोर करने के लिए, ओमारी उसके पीछे भागता है लेकिन लेट हो जाता है। ओवर टाइम अलाउड की स्क्रीन पर कुछ इन्वेस्टर्स और फैन गेम को देख रहे होते हैं। एक जो स्काउट होता है वो कमेंट करता है कि गेम यहाँ पर बोरिंग होते जा रहा है। गिरो जो नियर बाई खड़ा हुआ था कुछ भी नहीं बोलता है। स्काउट कहता है कि ओमारी की जो ड्रिबल है और उसकी स्किल्स तो काफी ज्यादा अच्छी हैं, लेकिन वो बॉल को यहाँ पर संभालने में उतना ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा है। गिरो उसे यहाँ पर करेक्ट करता है और कहता है कि वो एक यहाँ पर वाइल्ड कार्ड है, जो स्काउट्स हैं वो उसे नहीं समझ पाएंगे, चाहे उसे यहाँ पर फ्रेम करके उनके सामने रख दिया जाए। स्काउट गुस्से में पूछने लगता है कि ग्रे अपने आप को यहाँ पर समझता क्या है, और वो ग्रेव का काफी ज्यादा मजाक उड़ाता है और अभी भी अपने जो कंसिस्टेंट है उस पर बैट किया जा रहा है। जो ट्रावर्ड सर्वाइव कर भी पाएगा क्या नहीं, ये नहीं पता। ग्रे उसे चुप रहने के लिए और देखते रहने के लिए कहता है और पब्लिकली डिक्लेयर करता है कि यहाँ पर उसने ओमारी को एक काफी ज्यादा स्पेशल रीजन के कारण चूज किया था। होलोग्राम के 2 पॉइंट हो चुके थे जबकि ओमारी के पास सिर्फ 1 ही पॉइंट था। ट्रबल चिल्लाकर ओमारी से कहता है कि अगर होलोग्राम ने एक और बास्केट कर लेता है तो तुम यहाँ पर ट्रावर्ड तक नहीं पहुंच पाओगे और तुम्हें बाहर कर दिया जाएगा। ओमारी उससे चिल्ला के यहाँ पर चुप रहने को कह रहा था और कॉन्सेंट्रेट करने के लिए पूरी कोशिश कर रहा था। हम देखते हैं टेंशन काफी ज्यादा हाई हो जाती है और ओमारी अपनी सिचुएशन को गॉज करने की कोशिश कर रहा था। वो रिएक्ट करता है कि अगर यहाँ पर होलोग्राम उसका एक्सेप्ट रिप्लिका है तो उसकी यहाँ पर जो वीकनेस है उसके समान ही होने वाली है, वो होलोग्राम में भी यहाँ पर होनी ही चाहिए। और हम देखते हैं होलोग्राम जब बॉल गार्ड कर रहा होता है, ओमारी ध्यान से देखता है और सोचता है कि यहाँ पर जो वीकनेस है उसे कैसे ढूंढनी चाहिए। फाइनली वो एक्सेल करते और रिस्की मूव के लिए डिसाइड ले लेता है। अचानक ओमारी होलोग्राम को ये जो बॉल था वो दे देता है। ट्रबल ऑलमोस्ट तो यहाँ पर पागल ही हो चुका था और चिल्लाते हुए पूछने लगता है ओमारी से कि आखिरकार वो क्या करने की कोशिश कर रहा है। जो स्काउट्स भी थे वो भी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर कभी भी अपने अपोनेंट को बॉल देते हुए बिल्कुल भी नहीं देखा है। होलोग्राम बॉल को पकड़ लेता है लेकिन वो भी यहाँ पर शॉक्ड हो जाता है। ओमारी इग्नोर करता है सबको और कहता है कि यहाँ पर वो यहाँ पर इसलिए आया है क्योंकि उनकी यहाँ पर जो सपना है दुनिया का सबसे बड़ा बास्केटबॉल प्लेयर बनने का। वो चिल्लाता है और अगर वो अपनी वीकनेस को नहीं समझ पाया तो उसे यहाँ पर अपने सपने को रोक देना चाहिए और इसका आगे बढ़ने का कोई भी मतलब नहीं निकलने वाला। ग्रे बस यहाँ पर थोड़ी सी स्माइल करता है, लेकिन बाकी सभी लोग इस चीज को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं। होलोग्राम बॉल को
को बाउंस करते हुए ड्रिबल की पोजीशन में आ जाता है। ओमारी क्लोजली उसके हर एक मूव को ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहा था। वो सोचता है कि होलोग्राम आगे कौन सा मूव करने वाला है, जैसे ड्राइव करेगा या फिर उसे यहाँ पर शूट करने की कोशिश करेगा। उसे याद आता है कि यहाँ पर उसकी वीकनेस तब एक्सप्लॉइट हो जाती है जब उसने बॉल ड्राइव करने की यहाँ पर कोशिश की थी। ओमारी पेशेंटली एक गलती होने का इंतजार कर रहा था और वो देखता है जब होलोग्राम अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड से बैक हैंड में यहाँ पर बॉल को पास करता है तो ओमारी को अचानक से रियलाइज होता है कि वो तुरंत अपने बॉल के लिए जंप करता है और होलोग्राम के पास से होने वाली जो पहली बॉल है उसे छीन ले लेता है। ओमारी की बॉल लेने के बाद वो होलोग्राम के सामने से काफी स्पीड में निकल जाता है, जबकि होलोग्राम बस खड़ा रहकर यहाँ पर देखता ही रहता है। वो हैरान था कि आखिरकार ये कैसे हुआ। जो सारे स्काउट्स थे वो ऑलमोस्ट यहाँ पर एक्साइटमेंट के कारण शॉक में चले जाते हैं। वो सोचते हैं कि आखिरकार ये लड़का पहले यहाँ पर उसे बॉल देता है और फिर उसके बाद उससे बॉल को वापस भी छीन लेता है। ओमारी यहाँ पर हुप की तरफ काफी ज्यादा तेजी से चार्ज करता जा रहा था, जबकि होलोग्राम अभी भी यहाँ पर शॉक्ड में था। हम ग्रे को देखते हैं, वो इस्तेमाल करते हुए एक्सप्लेन करता है कि यहाँ पर यंग प्लेयर के लिए ये काफी ज्यादा कॉमन स्ट्रगल होनी चाहिए और साथ ही में वो बताता है जो नए प्लेयर होते हैं उनके डोमिनेंट हैंड से ड्रिबल करना उनकी नेचुरल बात होती है और उन्हें ये काफी ज्यादा नेचुरल भी लगता है, लेकिन ऑफ हैंड से यहाँ पर इक्वली स्ट्रॉन्ग ड्रिबलिंग करना ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है और इसके लिए तुम्हें काफी ज्यादा डिसिप्लिन और ट्रेनिंग की जरूरत होती है। ग्रे हाईलाइट करता है कि यहाँ पर ओमारी की एक वीकनेस है कि वो ड्राइव करने से पहले अपने ऑफ हैंड से यहाँ पर क्विकली ड्रिबल करते हुए वापस अपने डेमोन मतलब कि डोमिनेंट हैंड पे स्विच करता है। ग्रे बताता है कि जब यहाँ पर ये प्रक्रिया चल रही होती है ये उसकी जो हैबिट है वो काफी ज्यादा एक स्प्लिट सेकंड के लिए स्विच करती है, जो उसकी ड्रिबलिंग को उसके लिए इजी बना देती है। लेकिन वही एक मूवमेंट होता है अपोनेंट के लिए बॉल को उसके हाथ से चुराने का, जो कि बेस्ट टाइम होता है। ग्रे सभी को बताता है कि जो ओमारी ने अपना ओवर टाइम जो टिकट है उसे रिस्क पे लगा दिया था सिर्फ अपनी वीकनेस को समझने और उसे अपने गेम को इम्प्रूव करने के लिए। मेनवाइल कोर्ट में ओमारी यहाँ पर विन करने की कोशिश करता है और होलोग्राम उसके पीछे लगा होता है। होलोग्राम ब्रेक करने की तो कोशिश करता है लेकिन ओमारी बॉल को पास कर उसके ऊपर से टॉस कर देता है। बॉल होके थ्रो चला जाता है और होलोग्राम पीछे से यहाँ पर बस देखता ही रह जाता है। बॉल गिरते ही ओमारी उस बॉल को उठा लेता है और एक बार फिर से वापस होलोग्राम को दे देता है। ड्रिबल चिल्लाकर पूछता है ओमारी, तुम फिर से बॉल को उसे क्यों दे रहे हो, क्या तुम पागल हो चुके हो? लेकिन ओमारी काफी ज्यादा काल्म होता है और कामली कहता है कि अगर वो यहाँ पर होलोग्राम उसकी यहाँ पर डेटा से बना हुआ है तो वो उसे सेम जो गलती है उसे दोबारा नहीं करने देगा। होलोग्राम बस जो बॉल था उसे डिस्पेयर के तरीके से देखने लगता है क्योंकि उसे रियलाइज होता है कि यहाँ पर ओमारी बिल्कुल सही कह रहा है। ओमारी ब्लन जैसा यहाँ पर ग्रिन करते हुए कहने लगता है कि वो दोबारा यहाँ पर कभी भी वैसे ड्रिबल से नहीं करेगा जिससे वो हार सकता है। वो एक बार दोबारा गलती बिल्कुल भी नहीं करेगा क्योंकि उन्हें यकीन हो गया है कि उस बॉल से मतलब कि उसकी मूव से उस बॉल को छीनना कितना आसान बना सकता है। कुछ ही मूवमेंट में हम देखते हैं स्कोर बोर्ड अपडेट हो जाता है और ओमारी का जो स्कोर था 3 हो जाता है, जबकि ओवर टाइम होलोग्राम का स्कोर 2 ही था। ड्रिबल ओमारी को क्विकली यहाँ पर नेक्स्ट फेज में ले जाने के लिए कहता है और अनाउंसमेंट करता है कि जो ओवर टाइम अलाइव ट्राईआउट्स का फर्स्ट फेज है वो कंप्लीट हो चुका है। ओमारी और ड्रिबल एक रूम में आ जाते हैं जहाँ बाकी प्लेयर्स भी मौजूद थे जो फर्स्ट स्टेज को क्लियर कर चुके थे। ड्रिबल उन्हें एक यहाँ पर लॉकर रूम में ले जाता है जहाँ पर प्लेयर्स ओवर टाइम अलाउड्स की स्क्रीन जो यूनिफॉर्म होती है उसे पहन लेते हैं और तैयार हो जाते हैं और बताता है कि ये जो सेकंड फेज है वो कुछ ही टाइम में स्टार्ट होने वाला है। ड्रिबल एक्सप्लेन करता है कि जो सेकंड फेज है वो एक प्लेयर वर्सेस प्लेयर एलिमिनेशन होने वाला है। फर्स्ट राउंड के लिए यहाँ पर सिर्फ 300 प्लेयर्स ने पार्टिसिपेट किया था लेकिन उनमें से सिर्फ 9 ही सिलेक्ट किए गए हैं। ये सुनने के बाद ओमारी के फेस पर एक स्क्रिप्ट सी आ जाती है क्योंकि वो यहाँ पर एड्रेनलिन और कंपटीशन के रस में यहाँ पर जीत चुका था। वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रहा था। ओमारी लॉकर रूम में जाकर यहाँ पर बाकी प्लेयर के साथ यहाँ पर चेंज करने लगता है लेकिन उसे लगता है कि सब उसे एक अजीब सी वाइब से देख रहे हैं। सब एक दूसरे को कंपटीशन के रूप में देखते हैं और काफी ज्यादा टेंशन से भरपूर होते हैं। अनाउंसमेंट होता है कि सभी प्लेयर को जो प्रीलिमिनरी टेस्ट होता है उसे क्लियर करने के लिए कांग्रेचुलेट करते हैं। बॉयज बताता है कि यहाँ पर अब जो सेकंड फेज है वो स्टार्ट होने वाला है और एक बड़ी जो डोर होती है वो उस एरिना के लिए खुल जाती है। अनाउंसमेंट होता है कि यहाँ पर सबको अपने लॉकर से अपग्रेडेड लेंस को ले आना चाहिए और ऑफिशियल ट्राउ आउट्स जैसे कि जर्सी को पहन लेना चाहिए। ओमारी अपने लॉकर में यहाँ पर लेंसेज देख रहा था और उसे देखकर काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाता है लेकिन रियलाइज करता है कि यहाँ पर उसके पास जर्सी मौजूद नहीं थी और ओमारी थोड़ा पैनिक सा हो जाता है। वो चिल्लाकर बोलने लगता है कि उसके पास कोई जर्सी मौजूद नहीं है। उसे रियलाइज हो जाता है कि अगर उसने जल्दी से जो जर्सी नहीं पहनी तो वो डिस्क्वालीफाई भी हो सकता है। वो बाकी प्लेयर से पूछने लगता है क्या उन्होंने उसकी जर्सी को पहन ली है या फिर उन्होंने देखा है, लेकिन कोई भी उसके जवाब को नहीं दे रहा था क्योंकि सब उसे यहाँ पर कंपटीशन समझ रहे थे। तभी एक लड़का यहाँ पर जिसका नाम तियान होता है उसके पास आता है और उसे बताता है कि यहाँ पर उसके लॉकर के पास एक एक्स्ट्रा जर्सी पड़ी हुई है जो शायद उसकी हो सकती है। उस जर्सी पे यहाँ पर 300 लिखा होता है जो ओमारी का यहाँ पर मिसिंग जर्सी नंबर होता है। तियान उसके पास आता है और कहता है कि यहाँ पर उसे पहन लेना चाहिए और ओमारी जो था वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और खुशी से ब्लेस करने लगता है। साथ ही में तियान से कहने लगता है उसने उसका दिन बचा लिया है। तियान ऑकवर्डली कहता है ये कोई बड़ी बात नहीं है। तभी एक बड़ा यहाँ पर प्लेयर जिसका नाम ऑस्कर था तियान के कंधे पर अपने हाथ को रखकर कहने लगता है क्या उसने उसकी बात को नहीं सुना था कि ये कंपटीशन है और किसी की मदद उसे नहीं करनी चाहिए। ऑस्कर तियान को धमकाकर पूछने लगता है कि आखिरकार वो ओमारी की हेल्प यहाँ पर क्यों कर रहा है और उसे श्रिम्प बुलाते हुए तियान घबराकर यहाँ पर माफी मांगने लगता है और एक्सप्लेन करता है कि उसे तो बस एक एक्स्ट्रा जर्सी मिली थी। तभी ओमारी उसके आगे बढ़कर तियान को यहाँ पर बचाने लगता है और ऑस्कर को यहाँ पर टेबल के पास धक्का देकर थोड़ा
थोड़ा पीछे कर देता है। ऑस्कर के दो दोस्त होते हैं वो पीछे से खड़े होकर मजा ले रहे थे। ओमारी ऑस्कर से पूछने लगता है कि आखिरकार उसकी प्रॉब्लम क्या है और एक डिफेंसिव पोजीशन में आकर वो तियान को डिफेंड करने की कोशिश कर रहा था। हम ऑस्कर को देखते हैं जो उससे काफी ज्यादा फीट लंबा और एक जायंट की तरह दिख रहा था। वो नीचे यहाँ पर झुके हुए और अपनी उंगली को ओमारी की चेस्ट पे रखते हुए कहने लगता है कि आखिरकार मेरा तो यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो ओमारी था उसे याद दिलाता है कि उसने अपने टेस्ट को काफी ज्यादा टाइम लगा दिया खत्म करने के लिए, जिस वजह से सभी को यहाँ पर वेट करना पड़ा। हम देखते हैं ओमारी काफी ज्यादा गुस्से में ऑस्कर को घूरते जा रहा था और अपनी बातों को भी बोलते जा रहा था। ऑस्कर कहता है कि यहाँ पर अगर ओमारी बास्केटबॉल में इतना ही ज्यादा बेकार है तो उसे पहले ही कट कर देना चाहिए था। ऑस्कर मजाक उड़ाता है और कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन का नाम यहाँ पर ओवरटाइम एलाइड रखा गया है, लेकिन अगर इसके अंदर ऐसे लोग सिलेक्ट हो रहे हैं तो शायद मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर एलाइड कहने का कोई मतलब भी निकलता है। और ऑस्कर यहाँ पर उसके साथ ही अगले पेज के लिए सभी को छोड़कर जाने लगता है, जबकि ओमारी तियान की मदद करते हुए उसे उठाता है। ऑस्कर जाते जाते कहता है कि यहाँ पर इस चीज से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता कि वो यहाँ तक कैसे पहुंचा है, क्योंकि ऑस्कर यहाँ पर कोर्ट में जब डिसाइड होगा और वो पीछे मुड़कर कहता है कि उनके यहाँ पर सपने जो कोर्ट पर है वो उसे यहाँ पर खत्म कर देने वाला है अगर तुम्हारा सामना मेरे से हो जाता है। ऑस्कर मजाक यहाँ पर करता है कि तियान जैसा जो बैंक बॉर्मर है उसके साथ एक कोर्ट को शेयर करने के लायक बिल्कुल भी नहीं है। ओमारी तियान से कहता है कि ऑस्कर एक यहाँ पर जर्क है और उससे पूछता है क्या वो ऑस्कर को जानता है। तियान बताता है कि ऑस्कर उसका टीममेट है जो कि यहाँ पर काफी ज्यादा टैलेंटेड प्लेयर भी है। तियान एक्सप्लेन करता है कि ऑस्कर एक ऐसा बंदा है उसे सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो कि सबसे ज्यादा बेस्ट रहने का है। वो अपने अपोनेंट को यहाँ पर अपने शैडो के नीचे दबाने की पूरी कोशिश करता है, भले ही चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। तियान ऑस्कर की रूडनेस के लिए यहाँ पर उसे माफी रूडनेस के लिए आगे झुक जाता है और उसके लिए ओमारी से माफी भी मांगने लगता है। ओमारी हैरान हो जाता है और कहता है कि तियान को माफी मांगने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि उसने यहाँ पर उसकी मदद की थी। ओमारी अपना नाम यहाँ पर बताते हुए तियान के साथ हाथ मिलाता है। तियान केयरफुली अपना नाम बताता है और यहाँ पर दोनों अच्छे दोस्त जैसे लगने लगते हैं। बस अगर यहाँ पर दोनों एक अकेडमी को सिलेक्ट हो जाते हैं तो ये उनके लिए अच्छी बात हो जाने वाली थी। ओमारी तियान को एक एडवाइस देता है कि चाहे ऑस्कर उसका टीममेट हो या फिर ना हो, उसे अपने लिए यहाँ पर खुद खड़े होना चाहिए और उनकी बातों को जवाब भी देना चाहिए। तियान उदासी से उनकी बातों को सुनते जा रहा था, अपने रिलेशनशिप पर रिग्रेट करने लगता है। तभी यहाँ पर ड्रिबल कहता है कि यहाँ पर जो सेकंड फेज है वो बहुत ही जल्द शुरू होने वाला है। ओमारी तियान को कहता है कि अगले राउंड में ऑस्कर को तुम्हें सबक जरूर से सिखाना होगा। जिसके बाद हमें सभी एरेना के अंदर दिखाए जाते हैं। ड्रिबल अनाउंस करता है कि यहाँ पर 136 प्लेयर अगले फेज के लिए यहाँ पर क्वालिफाई कर चुके हैं और जो फेज का नाम है वो ड्रिबल नॉकआउट होने वाला है। और ड्रिबल उसके जो रूल्स होते हैं उन्हें एक्सप्लेन करने लगता है। हर प्लेयर को कंसिस्टेंट ड्रिबलिंग पोजीशन में मेंटेन करनी होगी। इलीगल मूव जैसे कि ट्रैवलिंग, डबल ट्रिबलिंग या फिर बॉल को बाउंड करके यहाँ पर बाहर ले जाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। जो प्लेयर है उनको ओपोनेंट के हाथ से बॉल को यहाँ पर एलिमिनेट करना होगा, लेकिन वो खुद ड्रिबलिंग पोजीशन में ही रहेंगे, उसे नहीं छोड़ सकते। ड्रिबल कहता है कि अगर एलिमिनेटेड प्लेयर साइड लाइन से डिफेंडर एलिमिनेट होने के बाद बन सकते हैं, वो यहाँ पर कोर्ट के बाउंड्री से एक्टिव प्लेयर की बॉल को चुरा कर गेम में वापस आ सकते हैं। अगर साइड लाइन बॉलर जो डिफेंडर होते हैं बॉल को चुरा लेते हैं तो उनके जो पॉइंट होते हैं एक्टिव प्लेयर के साथ स्वैप हो जाएंगे और गेम का जो टाइम है वो 10 मिनट का होने वाला है और सिर्फ यहाँ पर 18 प्लेयर ही नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई करने वाले हैं, बाकी सब बैन हो जाएंगे। रूल्स के यहाँ पर अकाउंट होने से पहले जो क्राउड होती है वो काफी ज्यादा चीयर करने लगती है और ड्रिबल स्पॉन्सर्स और जो फैंस होते हैं उन्हें बैट लगाने के लिए काफी ज्यादा एनकरेज करता है और कहता है कि यहाँ पर जो रियल टेस्ट है वो अब शुरू होने वाला है। और वो काफी ज्यादा एक्साइटमेंट के साथ अनाउंस करने लगता है कि जो आज का मैच है वो बहुत सारे टैलेंटेड एथलीट्स का है। उनमें अनाउंसमेंट के बाद जो स्काउट स्पॉन्सर सुपर फैंस अपने बैट लगाना शुरू कर देते हैं, जो कि $5,000 से लेकर $20,000 तक जा रहा था। ड्रिबल फैन से पूछता है कि यहाँ पर क्या ड्रिबल फैन से पूछने लगता है क्या उन्हें पता है कि कौन सा कंसिस्टेंट यहाँ पर बास्केटबॉल की हिस्ट्री में ग्रेटेस्ट प्लेयर बनने की यहाँ पर पोटेंशियल रखता है। जब फैंस अपने बैट्स लगाते होते हैं तो जो सारे बॉयज होते हैं वो उस तरीके से खड़े हुए होते हैं जैसे कि घोड़े खड़े हों, अपने ओनर्स का इंतजार कर रहे हो जो उन पर बैट लगाए हुए हैं। ड्रिबल अनाउंस करता है कि यहाँ पर आज रात पता चलेगा कौन सबसे ज्यादा पोटेंशियल रखता है। ओमारी का ध्यान यहाँ पर ऑस्कर के ऊपर जा रहा था और उसकी गोंग की तरफ यहाँ पर देखे जा रहा था, जो कि राइट हैंड साइड पर खड़े हुए होते हैं। ऑस्कर एक डीवल सी छोटी सी स्माइल करता है और उसकी तरफ देखे जा रहा होता है। उसे यहाँ पर हराने का पूरा इरादा कर लिया था जब गेम शुरू होने ही वाला होता है। हम देखते हैं ड्रिबल केयरफुली फिर से सभी को रूल को रिकैप करके बता देता है और एक बोर्ड यहाँ पर डिस्प्ले हो जाता है जिसमें सारे रूल्स लिखे हुए होते हैं और वो सभी को केयरफुली इन्हें फिर से पढ़ लेने के लिए कहता है। और गेम जो था वो ड्रिबल शुरू कर देता है। सभी कंटेस्टेंट के हाथ में अचानक से जो मटेरियलाइज्ड बॉल होती है वो आ जाती है। ये देखकर ओमारी और तियान काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। काउंटडाउन शुरू हो जाता है और जो सभी फैंस थे अपने बैट का सही होने का और पैसे कमाने का इंतजार करने लगते हैं। और जैसे ही काउंटडाउन खत्म होता है ड्रिबल इंस्ट्रक्शन देता है कि यहाँ पर गेम शुरू करने का और सडनली जो सभी बॉयज होते हैं बास्केटबॉल कोर्ट के अंदर ड्रिबल करना चालू हो जाते हैं। किसी के हाथ से यहाँ पर दूसरे की बॉल को छीनने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं। ये पूरा कोर्ट के अंदर एक फ्रेंजी से यहाँ पर बदल जाता है। ओमारी भी यहाँ पर अपने अपोनेंट्स के हाथ से बॉल को नॉकआउट कर लेता है, जबकि एक और प्लेयर ओमारी के हाथ से बॉल को नॉकआउट करने की कोशिश कर रहा था। ओमारी रस को यहाँ पर एंजॉय करने लगता है और काफी ज्यादा प्लेयर्स के अटैक से बचने की कोशिश करते जा रहा था और आगे बढ़े कर सभी लोगों की प्लेयर्स को यहाँ पर नॉकआउट भी करते जा रहा था। ओमारी और तियान कोर्ट के बीच में यहाँ पर एक दूसरे को टकरा जाते हैं और एक दूसरे को देखते हैं। ओमारी शौक हो जाता है कि तियान यहाँ पर वहां देखकर क्या कर रहा है और अपने दोस्त की वजह से यहाँ पर उसका नॉक करने की कोशिश
कर सकता है, लेकिन तियान अपने एक्शन में उसकी बॉल की तरफ यहाँ पर हाथ बढ़ाने लगता है। ओमारी को लगता है कि उसने हेजिटेशन दिखाया था, लेकिन यहाँ पर तियान जो एक्चुअली में उसका अपोनेंट है और उसकी बॉल को भी नॉक करना चाहता है और ओमारी को एलिमिनेट करने लगता है। तभी जो ओमारी था वो रियलाइज करता है कि तियान ने एक्चुअली में उसकी मदद की थी और समझ जाता है कि गेम में उसकी जो अलायंस होनी है वो सर्वाइवल के लिए उसका एक चांस भी बन सकती है। तियान उसे एक स्माइल देता है और अपने बॉल को ड्रिबल करते हुए आगे बढ़ जाता है। सिस्टम तियान को एक पॉइंट अबॉर्ट कर देता है अपोनेंट को एक एलिमिनेट करने के लिए। अभी उनको एक फैमिलियर आवाज सुनाई देती है जो ऑस्कर और उसकी गैंग की होती है। वो वहां पर पहुंच गए होते हैं। ऑस्कर ग्रिन करते हुए उसे बोलने लगता है, तुम लोग यहाँ पर मौजूद हो, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। क्या तुम्हें लॉकर रूम का जो प्रॉमिस है वो याद दिलाना होगा। ऑस्कर यहाँ पर ओमारी और तियान को घूरे जा रहा था। ओमारी ऑस्कर और उसकी गैंग को घूरे जा रहा था। तभी यहाँ पर जो ऑस्कर होता है अपने मिनियंस को अटैक करने के लिए भेज देता है और हम देखते हैं दो लोग ओमारी और तियान की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। ओमारी अपने लेफ्ट हैंड को क्विकली यहाँ पर पुल कर लेता है और अपने अपोनेंट का अटैक डॉज करता है। वो अपने बॉल को यहाँ पर पीछे से दूसरे हाथ में ड्रिबल भी कर लेता है और ये अपोनेंट को कंफ्यूज कर देता है। जब अपोनेंट यहाँ पर समझने की कोशिश कर रहा होता है, ओमारी क्विकली काउंटर अटैक करता है और उसके बॉल को नॉकआउट कर देता है। अपोनेंट यहाँ पर शॉक्ड हो जाता है और उसका जो बॉल था वो डिमटेरियलाइज हो जाता है। ऑस्कर ये देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और समझ जाता है कि उसने यहाँ पर ओमारी को काफी ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर लिया था। ओमारी टैलेंटेड एक प्लेयर होता है। ओमारी तुरंत यहाँ पर तियान की तरफ देखने लगता है और नोटिस करता है कि यहाँ जो तियान था वो डिफेंसिव गेम खेल रहा था। तियान अपने बॉल को यहाँ पर टाइटली पकड़े हुए था जबकि अपोनेंट उसके एलिमिनेट करने की पूरी कोशिश कर रहा था। जब अपोनेंट यहाँ पर तियान के बॉल को हिट करता है वो देखता है कि जो बॉल थी वो वहाँ से हिल ही नहीं रही थी। अपोनेंट सरप्राइज हो जाता है और तियान एक क्विक मूव के साथ उसकी बॉल को नॉकआउट कर देता है। अपोनेंट गुस्से में यहाँ पर पागल सा हो जाता है और तियान को एक और पॉइंट मिल जाता है। ओमारी और तियान को एक पावरफुल टीम बनकर देखते हुए जो ऑस्कर था उसकी यहाँ पर जो गैंग के लिए बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर सामने नजर आने लगती है। तियान का बॉल जो था उसकी ग्रिप को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड होता है क्योंकि उसे 1 इंच भी नहीं हिला पा रहा था और ऑस्कर इस बात से यहाँ पर काफी ज्यादा स्लाइटली फ्रस्ट्रेट होते दिखाई दे रहा था। लेकिन जो ओमारी था वो काफी ज्यादा अमेज्ड हो जाता है कि जो तियान की ग्रिप की स्ट्रेंथ है वो काफी ज्यादा बेहतरीन है। जब तियान का अपोनेंट इस शौक से होता है कि उसकी बॉल उसके हाथ से चली गई है, तियान तुरंत स्पिन करके उसके हाथ से बॉल को नॉकआउट कर देता है। ओमारी क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा था और सोचता है कि ओवर टाइम लाइट में ऐसे ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स वाले लोग यहाँ पर जाते हैं और वो काफी ज्यादा खुश लगने लगता है और खुशी से फिर से उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और वो बताता है कि ये तो उसे और भी ज्यादा अमेज करने लगा है। पास में ऑस्कर गुस्से में एक सांस लेता है और ओमारी से पूछता है कि यहाँ पर तुम मुस्कुरा क्यों रहे थे। अचानक ऑस्कर चुपके से तियान के पीछे चला जाता है और तियान बिल्कुल भी ऑस्कर के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा था। तियान उसके पीछे कुछ प्रेजेंस को फील कर लेता है और तुरंत रिएक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो यहाँ पर मुड़ता है वो काफी ज्यादा शौक में चला जाता है क्योंकि ऑस्कर ने ऑलरेडी उसके पीछे होता है और ऑस्कर उसके मूव को करते ही उसके पैर पर किक कर देता है जिससे तियान गिर जाता है। ऑस्कर हम देखते हैं वो ऑस्कर बोलने लगता है, तो तुम बिल्कुल भी यहाँ पर बहुत ही बड़े वाले ट्रेस दिखाई दे जा रहे हो और घोड़ते हुए कहता है कि यहाँ पर क्या तुम मुझे सच में सोचते थे कि तुम यहाँ पर जगह बना पाओगे ओवर टाइम एलाइड के अंदर, तो लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते। तब तियान उठता है तो वो यहाँ पर देखता है कि उसकी जो बॉल है वो डिमटेरियलाइज हो चुकी है और वो समझ जाता है कि वो अब एलिमिनेट हो चुका है। ऑस्कर उसे बोलता है कि यहाँ पर तेरे जैसे छोटे मोटे लोग अभी भी कुछ नहीं कर पाएंगे, तो तुम्हें जो प्रो लीग का सपना है उसे देखना बिल्कुल भी बंद कर देना चाहिए। ओमारी ये सब देखते हुए काफी ज्यादा एनॉयड लग रहा था और ऑस्कर से पूछने लगता है कि तियान को यहाँ पर ट्रिप करना एक हॉल माना जाता है, तुम्हें यहाँ पर शर्म बिल्कुल भी नहीं आती। ऑस्कर ग्रिन करता है और कहता है कि मुझे यहाँ पर शर्म बिल्कुल भी नहीं आती क्योंकि मुझे जो बर्थलेस ड्रीमर्स होते हैं उनको क्रश करने में बहुत ही ज्यादा मजा आता है। और वो यहाँ पर तियान की काफी ज्यादा पॉइंट करता है जो कि जमीन पर बैठा हुआ था। वो यहाँ पर तियान को ट्रेस कह रहा था। ऑस्कर और जो उसके टीममेट्स होते हैं अब ओमारी को एम्बुश करने लगते हैं। ड्रिबल यहाँ पर आकर तियान को बताता है कि वो एलिमिनेट हो चुका है, इसी के कारण से रूल्स के हिसाब से उसे बाउंड्री के बाहर चले जाना चाहिए। तियान यहाँ पर दुख भरी नजरों से यहाँ पर देख रहा था और वहां से चला जाता है और अब यहाँ पर बाकी के जो एलिमिनेशन प्लेयर थे उनके साथ लाइन पर खड़ा हो जाता है। ओमारी अपने यहाँ पर फ्रेंड के लिए सिंपैथी काफी ज्यादा फील कर रहा था। ऑस्कर ओमारी को टीज करते हुए बोलने लगता है, क्या तुम यहाँ पर रोगे अब क्या। इसके बाद वो ओमारी की बॉल को भी नॉक करने की कोशिश करता है जब ओमारी ध्यान नहीं दे रहा था, लेकिन यहाँ पर ओमारी अपने सिग्नेचर मूव का यूज करते हुए बॉल को अपने बैक के पीछे से दूसरे हाथ में ड्रिबल कर लेता है और पीछे हट जाता है। और ऑस्कर इस मूव को यहाँ पर देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और सोचने लगता है कि उसका हाथ तो यहाँ पर ओमारी के बॉल से यहाँ पर तुरंत ही टकरा जाना चाहिए था, लेकिन उसने इतनी स्पीड से कैसे मूव कर लिया। ऑस्कर काउंटर अटैक की कोशिश करता है लेकिन जो ओमारी था क्विकली अपने बॉल को प्रोटेक्ट कर लेता है। ऑस्कर के टीममेट उसके पीछे होते हैं और पूछते हैं कि क्या ओमारी के यहाँ पर ब्लॉक हुआ था। ऑस्कर रियलाइज करता है कि यहाँ पर ओमारी का बॉल का जो कंट्रोल है वो काफी ज्यादा इनक्रेडिबल है और डिसाइड करता है कि वो अब ओमारी को यहाँ पर दूर से ऑब्जर्व करेगा। हम देखते हैं ओमारी अपने बॉल को कॉन्फिडेंटली पीछे ले लेता है, अपने लेग्स के नीचे से यहाँ पर ड्रिबल करते हुए कोर्ट में दूसरे साइड में और मूव करने लगता है। वो देखता है कि जो प्लेयर्स होते हैं एलिमिनेट होते जा रहे थे स्कोर बोर्ड पर, वो नोटिस करता है कि जो डेवॉन, कैन और रॉय टॉप प्लेयर्स होते हैं। ओमारी समझ जाता है कि अगर वो यहाँ पर 10 मिनट टाइम तक सर्वाइव कर लेता है तो लेकिन उसके पास इतने ज्यादा इनफ पॉइंट नहीं मिलेंगे, तो इसलिए वो टॉप 18 पर नहीं आ पाएगा। वो डिसाइड करता है कि उसके पास यहाँ पर टाइम काफी ज्यादा कम बचा है और उसके पास आसपास के जो प्लेयर हैं वो काफी ज्यादा जल्दी डिफीट करने होंगे। एक प्लेयर जो यहाँ पर बॉल नॉक करने की कोशिश कर रहा था, ओमारी उसके बॉल को अपने यूजुअल
सिंपल मूव के साथ ही बिहाइंड द बैक शिफ्ट करके अपने बॉल पीछे से यहाँ पर ब्लॉक कर लेता है और गेम के रूल्स के अलाउ करते हैं कि किसी भी बॉडी पार्ट से तुम उसके बॉल को नॉकआउट कर सकते हो। प्लेयर शॉक्ड हो जाता है और क्योंकि ओमारी ने उसके बॉल को अपने पैरों से नॉकआउट कर लिया था, जो उसकी एक्सपेक्टेशन में बिल्कुल भी नहीं था। ड्रिबल तुरंत यहाँ पर आकर उस प्लेयर को बताता है कि यहाँ पर वो एलिमिनेट हो चुका है। प्लेयर आर्ग्यू करने लगता है, वो बताता है उसने अपने पैर का यूज किया था, लेकिन जो ड्रिबल था उसकी एक भी नहीं सुनता। ओमारी यहाँ पर कोर्ट पर डैशिंग करते हुए यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा पॉइंट कलेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। ऑस्कर गुस्से में ओमारी को यहाँ पर बग कहता है और अपने टीममेट से बोलता है कि ओमारी को एम्बुश करना चाहिए हमें। ओमारी रियलाइज करता है कि वो उसके पास यहाँ पर जो ऑस्कर पीछे आ चुका है, लेकिन कॉन्फिडेंटली बोलता है शूटिंग और स्किल्स में मैं तुम सबसे काफी ज्यादा बेटर हूँ, लेकिन यहाँ पर जब बात कोर्ट नेविगेशन और ड्रिबलिंग की आती है तो मेरा यहाँ पर मुकाबला कोई भी नहीं करने वाला है। एक स्प्रिंट के साथ यहाँ पर ओमारी कोर्ट के क्रॉस लाइटनिंग स्पीड से मूव कर लेता है। कोर्ट के ब्लॉक को बड़ी स्पीड में मूव करते जा रहा था। प्लेयर का बॉल नॉकआउट करते हुए और स्माइल करते हैं और इसकी स्किल्स को देखने के बाद जो सुपर फ्रेंड्स होते हैं वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं कि ओमारी इतनी स्पीड के साथ मूव कर रहा है और इतना अच्छा कंट्रोल उसके ऊपर बॉल के पास है। फैसिलिटी के अंदर ग्रे फिर से स्मिट करता है क्योंकि उसे ऑलरेडी किया था कि जो ओमारी था वो ऐसा ही करने वाला है। ओमारी ने अपने गेम के अंदर उसे भी यहाँ पर डॉज और ड्रिबल कर लिया था और वो ये मेंशन भी करता है कि अब ये वक्त आ चुका है कि वो समझ सके कि ओमारी किस स्टेज पर साइन कर सकता है। ओमारी अपने सफर को यहाँ पर कंटिन्यू बढ़ाते जाता है ताकि वो यहाँ पर 18 प्लेयर्स में यहाँ पर आ चुके अपने नाम को बना सके। वो अपने आप को यहाँ पर कहता है कि उसे जिंदगी में बहुत ही आगे बढ़ना है और बहुत ज्यादा पैसे भी कमाने हैं, इसलिए वो इस मौके को आसानी से बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला है। कोर्ट के अंदर यहाँ पर दौड़ती हुए वो काफी ज्यादा सेक्रीफाइस और अपने सपनों को याद करने लगता है और ये सोचता है कि अगर वो यहाँ पर जो अपने सपने हैं उन्हें यहाँ पर नहीं मरने देगा। वो कई प्लेयर को कोर्ट पर ट्रैक करते हुए उन्हें ब्लॉक को नॉक करते जा रहा था और आगे बढ़ते जा रहा था कि वो 5 प्लेयर से यहाँ पर बॉल को निकाल लेता है, वो भी कुछ सेकंड के अंदर। अचानक यहाँ पर हमारा प्लेयर बाउंड्री के लाइन के बिल्कुल पास ही पहुंच जाता है और लाइन के पास यहाँ पर जाने से उसे रुकना पड़ता है एक जोर का यहाँ पर और उसे कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है। जब वो लाइन के यहाँ पर बाहर जाने से बच जाता है, कुछ जो भूखे प्लेयर होते हैं वो उसके पहुंचने की कोशिश करते हैं और उसकी बॉल को नॉकआउट करने की कोशिश कर रहे थे। सभी उसके ऊपर यहाँ पर जंप करने की कोशिश कर रहे थे ताकि उसके बॉल को ले सकें। ओमारी समझ जाता है कि यहाँ पर उन्हें कितने पॉइंट को जीत लिया है बॉल को नॉक करके और अब वो यहाँ पे नहीं चाहता है कि कोई भी उसकी बॉल को यहाँ पर उससे छीन ले और वो यहाँ से एलिमिनेट हो जाए। और वो अपने आप को फिर से याद दिलाता है कि जो बाउंड्री लाइन है उसके पास यहाँ पर उसे बिल्कुल भी नहीं जाना है। ओमारी का जो काउंट डाउन था उसे देखकर समझ जाता है कि बस कुछ ही सेकंड की बात बची हुई है और बस उसे कुछ और वक्त तक होल्ड करना है, फिर वो अगले राउंड में पहुंच ही जाएगा। जब वो बाउंड्री के पास खड़ा होता है तो तभी जो ऑस्कर था उसे पीछे से कॉर्नर कर लेता है और मजाक करता है कि यहाँ पर अब उसके पास भागने का कोई भी रास्ता नहीं बचा। ऑस्कर जो कि अब तक दौड़ दौड़ कर थक चुका था, ऑस्कर ओमारी की जो एजिलिटी है उसकी तारीफ करने लगता है। उसके पीछे यहाँ पर 2 टीम मेंबर्स भी ओमारी को चेस करने वाले के लिए आ जाते हैं। ओमारी बस वहां पर खड़ा रहता है, वो बस एक इस सिचुएशन में पड़ चुका था। एक साइड उसके डेविल मिलने वाला था और दूसरी साइड उसे रेड लाइन मिलने वाली थी। आगे ऑस्कर उससे कहता है कि जो बास्केटबॉल एक टीम स्पोर्ट है और वो अकेला कुछ भी नहीं कर पाएगा। ओमारी उसे थोड़े हंसते हुए पूछने लगता है क्या तुम्हें लगता है सच में ऐसा क्या है, क्योंकि यहाँ पर जो लीडर बोर्ड पर ऑस्कर से भी ऊपर है और वो अपने आप में ही एक यहाँ पर एक टीम के बराबर है। और उसका ये जवाब देखकर ऑस्कर यहाँ पर चुप हो जाता है और वो और भी ज्यादा गुस्से में होकर ओमारी को हराने के यहाँ पर तरीके ढूंढने लगता है। ऑस्कर जो था वो जल्दी यहाँ पर भागने से काफी ज्यादा थक चुका था, जैसे ही ओमारी चाहता था, जिसके बाद वो ओमारी के ऊपर यहाँ पर अटैक करने के लिए जाने लगता है। वो कहता है कि यहाँ पर अब उसको एलिमिनेट करने से कोई भी नहीं रोकता और अब वो अपने बॉयज को यहाँ पर जो मिनियंस होते हैं उन्हें उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे भेजता है। ओमारी थोड़ा हंसता है और कहने लगता है कि वो इसी मौके का तो इंतजार कर रहा था और जो ऑस्कर था वो आखिरकार हिम्मत करके यहाँ पर ओमारी की तरफ जाने लगता है। वो भी फुल स्पीड में अटैक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जो ओमारी था वो भी उसकी तरफ काफी ज्यादा स्पीड में आने लगता है, जिससे ऑस्कर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। ऑस्कर सोचता है अगर दोनों टकरा जाते हैं तो हम दोनों की जो बॉल थी यहाँ पर वो चली जाएगी और दोनों ही डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ओमारी को इस बात से कोई भी परवाह नहीं थी और वो फुल स्पीड में ऑस्कर की तरफ बढ़ने लगता है। हम देखते हैं ओमारी जब ऑस्कर के पास पहुंचता है तो ऑस्कर सोचता है कि अब वो अब यहाँ से भाग ले और अचानक से अपनी पोजीशन को बदल ले, पीछे यहाँ पर मुड़ जाता है। जैसे ओमारी का यहाँ पर क्वेश्चन होता है कि अब तुम कहाँ जा रहे हो, ओमारी फिर से उसके पीछे यहाँ पर दौड़ता है और ऑस्कर थोड़ा सा पीछे हो जाता है, लेकिन उसे यहाँ पर पता नहीं होता है कि वो बिल्कुल रेड लाइन के पास हो चुका है। थियान उसके पीछे आ जाता है और उसके बॉल को यहाँ पर मार लेता है, लेकिन जब ऑस्कर वहां पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा था, एक ही सेकंड में थियान ऑस्कर के बॉल को मार लेता है और ऑस्कर को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो जमीन पर गिर जाता है और अपने बॉल को देखकर यहाँ पर उसे रियलाइज होता है कि उसके सपने यहाँ पर टूटने वाले थे। ट्रबल एक्साइटेडली हो जाता है और थियान को यहाँ पर ऑस्कर को बोलता है कि तुम दोनों को अपने जो पॉइंट है उन्हें स्विच कर लेनी चाहिए। थियान कोड में वापस आ जाता है इविल एक्सप्रेशन के साथ। जब ऑस्कर जमीन पर गिरा हुआ होता है, लगता है कि आज ऑस्कर का जो सपना है वो यहीं टूटने वाला है। ऑस्कर के पीछे जो ओमारी था उससे बोलने लगता है कि वो यहाँ पर सही था जब बोला था कि यहाँ पर जो टीम है उसके साथ तुम्हें जीतना होगा, तुम अकेले नहीं जीत सकते। आज यहाँ पर थियान उसके टीम में मौजूद है। कुछ ही सेकंड बाद सिस्टम अनाउंस करता है कि जो गेम है वो खत्म हो चुका है। थियान खुशी से सेलिब्रेट करता है कि वो अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर चुका है, जबकि जो ऑस्कर था वो जमीन पर काफी ज्यादा दुखी हो रहा था। ऑस्कर रियलाइज करता है कि उसका सपना प्रो लीग के लिए जो
पहुंचने का था वो बस कुछ ही मिनट में टूट चुका है। वो गुस्से में होकर अपने दांतों को कस के काट रहा था, जो कि ओमारी और तियान के सामने वो कभी भी नहीं झुकने वाला है। वो आंखों में आंसू लेते हुए यहाँ पर उनसे कहता है कि जो उसने सपने देखे हैं वो उन्हें सपनों को पूरा करेगा। बिना ओवर टाइम एलाइड के ऑस्कर के आंसू यहाँ पर निकलते जा रहे थे, जो वो अपने सपनों को सोचता है। ओमारी ये सुनने के बाद वहाँ पर रुक जाता है और देखता है ऑस्कर जो अपने गुस्से में होकर यहाँ पर रोते हुए जा रहा था। उन्हें ये कहता है कि अब, और साथ ही में वो उन दोनों से कहता है कि जब वो प्रो लीग तक यहाँ पर पहुंच जाएंगे तो वो उनसे मिलने के लिए यहाँ पर तैयार हो जाए। वो कहता है कि यहाँ पर वो उन्हें दोबारा से जरूर से मिलेगा और वो अपनी जो पूरी एबिलिटी है उन्हें जरूर से दिखाएगा। त्यान उसकी बातों में यहाँ पर काफी ज्यादा थक चुका था और उसे धमकी देता है अब जो आगे होने वाला है वो उससे यहाँ पर नहीं बच सकता और ना ही उसे किसी चीजों से डर लगता है। अभी जो त्यान था वो नोटिस करता है कि जो ओमारी की नजर है वो ऑस्कर और बाकी सभी लोगों पर टिकी हुई है। वो कहता है इनकी बातों को यहाँ पर ज्यादा सीरियस लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, लेकिन ओमारी उससे कुछ भी नहीं कहता। और हम देखते हैं जो ओमारी पसीने से भीगा हुआ था वो अपनी छाती को पकड़ लेता है, जैसे उसका दिल यहाँ पर जोर जोर से धड़कने लगता है। उसे लगता है कि यहाँ पर उसका जो दिल है वो काफी ज्यादा तेजी से बिल्कुल पागलों की तरह धड़क रहा है और वो अपनी छाती को दबाते हुए संभलने की कोशिश कर रहा था ताकि वो यहाँ पर हार्ट अटैक से बच सके। उसकी जो दिल थी अभी भी तेजी से धड़क रही थी और वो पूरी तरीके से अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश कर रहा था। ओमारी सोचता है कि यहाँ पर उसके ऑस्कर के बिना सोचे एलिमिनेट कर दिया था। ओमारी को ये एहसास होता है कि सिर्फ 10 मिनट में उन्होंने हजारों लोगों के जो सपने हैं उन्हें तोड़ दिया। वो उन सब लूजर्स को देख रहा था जो कि एलिमिनेशन के कारण एरिना से बाहर जाते जा रहे थे। उनकी आंखों में आंसू थे क्योंकि उन्हें यहाँ पर दोबारा कोई भी चांस नहीं मिलने वाला था। उनके जो बचपनों से सपना देखा था वो आज टूटने वाला था और वो सोचने लगता है कि आखिरकार उसे इस तरीके की फीलिंग कैसे यहाँ से आ रही है। उसे समझ आ जाता है कि इतने सारे लोगों के बीच में उसे एक यहाँ पर मौका मिला है अपने सपनों को पूरा करने का और यह चीज जो फीलिंग होती है उसे यहाँ पर महसूस करा रही है कि वो जानता है कि अपने सपनों को यहाँ पर खो सकता है, वो किसी भी मौके पर खो सकता है, उसे अपना पूरा देना होगा। ये जो कंपटीशन है उसमें काफी ज्यादा हाई रिस्क है और वो अपने लाइफ लॉन्ग सपने को भी यहाँ पर हार सकता है या फिर उसे पूरा कर सकता है। और ओमारी को समझ में आ जाती है ये जिंदगी और मौत के बीच वाली फीलिंग है और इसी कारण से वो अचानक से हंसने लगता है और यहाँ पर वो जोर से कहने लगता है कि उसे यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुशी मिल रही है। ये फीलिंग उसे काफी ज्यादा एक्साइटेड बना रही है और वो बिल्कुल पागल सा होने लगता है। इसके बाद वो लोग लॉकर रूम में वापस चले जाते हैं। ओमारी पानी पीते जा रहा था। यहाँ पर त्यान काफी ज्यादा एक्साइटेड होकर ओमारी से कहने लगता है कि उससे तो बिल्कुल यकीन ही नहीं हो रहा कि उसने यहाँ पर कर दिया है, क्योंकि उसने तो सोच लिया था कि वो ऑस्कर के कारण एलिमिनेट होने ही वाला है और गेम में कभी भी वापस नहीं आ पाएगा और उसका जो सपना था वो खत्म हो जाने वाला है। और वो बात कर रहा था और बता रहा था ओमारी ने उसे एक बहुत ही बड़ी जबरदस्त अपॉर्चुनिटी दी थी और एक्साइटेड होकर कहता है कि यहाँ पर ओमारी ने ये कुछ मुमकिन करके दिखाया है। ओमारी यहाँ पर पानी पीने की वजह से यहाँ पर रुक जाता है और त्यान समझता है कि वो कुछ ज्यादा ही उससे बात कर रहा है और माफी मांगने लगता है और कहता है कि वो कभी कभी बास्केटबॉल के बारे में बात करते हुए कुछ ज्यादा ही बोलने लगता है। ओमारी उससे कहता है कि यहाँ पर कोई भी बात नहीं और कहता है वो कंटिन्यू कर सकता है और वो फिर से पानी पीने लगता है और उसे भी पानी पीने के लिए देता है। और आगे जो ओमारी था उसे मुस्कुराते हुए कहने लगा था उसे भी यहाँ पर अच्छा लगा कि उसके साथ जो टीममेट है वो बात कर रहे हैं और उसे भी काफी ज्यादा अच्छा महसूस हो रहा था और वो पानी की बोतल को उसे फिर से दे देता है क्योंकि यहाँ पर त्यान को भी डिहाइड्रेशन हो सकता है। त्यान थोड़ा सा शर्माता है और पानी की बोतल को ले लेता है। फिर ओमारी को फिर से दोबारा थैंक्स बोलने लगता है। वो बताता है कि यहाँ पर वो हमेशा अपनी हाइट के कारण डिसएडवांटेज में रहा है। त्यान याद करता है कि ऑस्कर हमेशा उससे कहता था कि वो कभी भी सेंटर स्काउट नहीं बन सकता, वो भी इसी कारण से, हाइट की वजह से। वो उदास होकर कहने लगता है वो समझता है कि यहाँ पर क्योंकि एक प्रो प्लेयर की एवरेज जो हाइट होती है उसकी आधी फुट से ज्यादा लंबी होती है। वो पानी की बोतल को यहाँ पर जोर से दबाता है और अपने अंदर के जो इरादे थे उन्हें साफ यहाँ पर करते हुए बोल्ड डिक्लेरेशन करता है कि वो यहाँ पर बास्केटबॉल प्लेयर बनने के लिए कितना ज्यादा डेडिकेटेड है और यहाँ पर वो बास्केटबॉल से कितना ज्यादा प्यार करता है और चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना आ जाए वो अपनी जिंदगी में यहाँ पर अपने सपने को पूरा करने के लिए और जो प्रोफेशनल बैटल कोड है उसमें लड़ने के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। वो खुद को ये बताता है कि ये उसका सपना है और उसके सपने को यहाँ पर जो देखा है उसने बचपन से देखा है और उसे पूरा करने के लिए वो हर कुछ करेगा, भले ही वो हाई लेवल पर हो या फिर बास्केटबॉल खेल सकता है, वो कुछ भी करेगा। और जब तियान ओमारी से पूछता है कि उसका इस बारे में क्या ओपिनियन है, ओमारी थोड़ा यहाँ पर सरप्राइज हो जाता है और यहाँ पर पूछता है कि उसका पॉइंट ऑफ व्यू है वो क्या मैटर करता है। ओमारी आखिरकार कहता है कि उसे लगता है कि यहाँ पर अगर तियान ने यहाँ पर जीत लिया है तो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि कोई क्या सोचता है, वो इसमें ही काफी ज्यादा कूल होगा। और ओमारी का ये कहना तियान को काफी ज्यादा एनकरेज करता है। तियान एक्साइटेड होकर पानी यहाँ पर पूरी बोतल को यहाँ पर मुंह में डालकर पी जाता है। ओमारी उससे कहता है कि यहाँ पर बात को अपने दिमाग में बैठा लो और फिर यहाँ पर वो उससे बताता है कि ड्रिबल ने उनसे क्या कहा था नेक्स्ट गेम के बारे में। यहाँ पर तियान कहता है कि ड्रिबल ने यहाँ पर बोला था कि ये 3 वर्सेस 3 मैच होने वाला है, मतलब एक टीम को 3 दूसरी टीम के साथ फाइट करनी होगी। ओमारी काफी ज्यादा एक्साइटेड में यहाँ पर मुस्कुराता है और कहता है कि यही मेरा पहली बार होगा कि जब वो ऑफिशियल टीम के साथ यहाँ पर खेलने वाला है। फिर वो यहाँ पर तियान रियलाइज करता है कि उन्हें यहाँ पर तीसरे बंदे की जो टीममेट की है उसकी जरूरत पड़ने वाली है और उन्हें जल्द से जल्द उसे ढूंढना होगा। वो देखते हैं कि यहाँ पर सभी बाकी प्लेयर्स ऑलरेडी अपनी टीम को बना चुके हैं और वो रेडी है यहाँ पर बैटल करने के लिए, इसीलिए उन्हें भी जल्दी करना पड़ेगा। तियान थोड़ा परेशान हो जाता है कि यहाँ पर उन्हें इतनी जल्दी यहाँ पर बंदा कहाँ से मिलने वाला है और वो क्या देखता है कि यहाँ पर दूसरी टीम के अगेंस्ट में सिर्फ 2 प्लेयर के रूप में यहाँ पर वो कैसे खेल पाएंगे। अभी ओमारी उसे सार्कास्टिकली कहता है कि
यहाँ पर वो डाउट करता है क्योंकि 18 प्लेयर हैं तो सभी को 3-3 प्लेयर तो मिलने ही वाले हैं। आगे सीन शिफ्ट हो जाता है, हम सीक्रेट रूम में देखते हैं जहाँ स्काउट मौजूद है। ग्रे एक कप रेड वाइन उठाता है और पीते हुए सबको देखता है। वो सब गेम देख रहे होते हैं। वो काफी खुश लग रहा होता है क्योंकि उसका कंटेस्टेंट इतनी दूर तक पहुंच चुका है। और हम कुछ दूसरे लोगों को देखते हैं जो उससे पूछते हैं कि क्या ओमारी वही लड़का है जिसे वो अपने पैसों के ऊपर लेकर आया है। और वो यहाँ पर ग्रे से जवाब मांगते हैं। वो अपने पहले वाइन को पी लेता है और कहता है कि यहाँ पर उन्होंने ओमारी की जो ड्रिबलिंग इंस्टेंट है उनकी एडेप्टेबिलिटी को देख ही लिया है। और वो मानता है कि इस ट्रायोड में ऐसा कोई भी बंदा नहीं है जो ओमारी को यहाँ पर पास कर सके। अभी हम एक और स्काउट्स को देखते हैं जो पास ही में बैठा हुआ होता है। वो उससे पूछता है कि क्या ओमारी स्कोर कर सकता है। तो ग्रे जवाब देता है कि बास्केटबॉल जीतने के लिए स्कोर करना यहाँ पर जरूरी होता है। और वो कहता है कि यहाँ पर स्कोरिंग जो होती है वो सबसे ज्यादा जरूरी होती है। वो उस स्काउट को यहाँ पर समझता है कि वो इसीलिए यहाँ पर अपने कैंडिडेट को ज्यादा इंटरेस्टिंग मानता है जो कि ओमारी से काफी ज्यादा अलग है। वो यहाँ पर बताता है कि उसका जो कैंडिडेट है वो ना ड्रिबलिंग कॉन्टेस्ट में ज्यादा फ्लैशी परफॉर्मेंस को नहीं दिखाया, लेकिन जो शूटिंग में है वो काफी ज्यादा यहाँ पर दोनों से कोस्ट आगे पर मौजूद है। वो बताता है कि वो दोनों ईस्ट एंड वेस्ट कोर्ट से यहाँ पर सेम एक्यूरेसी के साथ यहाँ पर शूट कर सकता है और जिसकी जो शूट एक्यूरेसी होती है वो 100% पर होती है। अभी हम देखते हैं वो स्काउट का जो कंसिस्टेंट होता है वो लॉकर रूम में आ जाता है और एंटर कर जाता है। और हम देखते हैं सभी लोग जो थे उसी को देखे जा रहे थे। और इसी के साथ ये वाला पार्ट एंड हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। वीडियो को शेयर भी जरूर से कीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी और इसका नेक्स्ट पार्ट आपको चाहिए कि नहीं।